को सीखना है कि उनकी नजर में व्यंग क्या था, उन्होंने कैसे रचनाएं दी कि जिनको हम आप व्यंग के रूप में जानते हैं, और वो एक मील का पत्थर बनी हुई। जैसे कुछ रचनाएं, जैसे अभी सनी जी ने नाम लिया, मैं भी थोड़ा सा दोहराव हो सकता है कि जैसे माता दीन चांद पर, भोला राम का जीव, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, दो नाक वाले लोग, अकाल उत्सव, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आवारा भीड़ के खतरे, एक मध्यवर्गीय कुत्ता, कंधे श्रवण कुमार के, चूहा और मैं, टार्च बेचने वाले, और उनके कुछ स्तंभ हैं जो सामयिक स्थितियों परिस्थितियों पर उनकी टिप्पणियां हैं। कुछ उनकी बहुत छोटी रचनाएं हैं, लघु रचनाएं हैं, लघु व्यंग है। उसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे प्रसंगों से विसंगतियों को उभारा गया है और मार्मिकता से चोट कर दी। जो सबसे बड़ी सीखने वाली बात है परसाई जी से, वो 3-4 बातें हैं मुख्य रूप से, कि व्यंग का काम क्या है। अगर हम व्यंग का काम जान लेंगे कि व्यंग का उद्देश्य ये है, उसका काम ये है, तो हम व्यंग रचने में हमें मदद मिलेगी। व्यंग का काम क्या है, परसाई जी ने कई बार उन्होंने इस चीज को सामने लाए हैं हमारे। और जैसा कि वो अक्सर कहते हैं कि वो व्यंग का काम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, लेखन का उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं कि मैं सुधार के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए लिखता हूं। लेखन से क्रांति नहीं होती, लेकिन उसकी भावभूमि जरूर बन जाती है। तो ये एक जो मूल रूप से उनका एक जो है, एक वाक्य है, एक चिंतन है जो सूत्र रूप में हमारे सामने आता है। तो ये जो कुछ बातें हैं कि जिनकी वजह से हम ये जाने कि व्यंग किस तरह से काम करता है और वो कैसे जरूरी चीजें हैं जो जो व्यंग बनाती हैं किसी रचना। अब जैसे कोई रचना है तो उसमें 2-4 बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं कि भाई उसका एक जो विस्तार है वो कहाँ तक जा रहा है, किन किन बातों को डील कर रहा है, उसमें रचनाकार की उपस्थिति है या नहीं है, अगर है तो किस रूप में है। अब वो उपदेशक के रूप में तो कम से कम न हो, अब है तो पात्र के रूप में हो, या कुछ इस ढंग से हो कि सरोकार उसके दिखें, उसकी प्रतिबद्धता दिखे कि उधर किधर खड़ा है वो अपनी बातचीत में, संवाद में, नरेशन में, कि वो किधर खड़ा है, पीड़ित की ओर है या पीड़क की ओर। पीड़क की ओर तो खैर कोई लेखक होता नहीं है, लेकिन अनजाने ही वो कहीं ना कहीं अपने डिस्क्रिप्शन में उधर चला जाता है, या उसका एक फिलॉसफी उसको स्पष्ट नहीं होती है, किसी विषय को लेकर, किसी वस्तु को लेकर उसकी धारणा स्पष्ट नहीं होती है, तो वो एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हुए वो उधर चले जाता है, सत्ता की ओर खास तौर से अक्सर चला जाता है, जो कि तमाम विसंगतियों के लिए जिम्मेदार सत्ता ही है। वो चाहे धार्मिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता विशेष रूप से होती है। तो उसके बाद जैसे कि भाई कोई बात विसंगति उठाई, तो विसंगत के जो कारक हैं जिनकी वजह से हो रही है, उन पर हम प्रहार कैसे करें, किस बातचीत से, किस उपकरण का इस्तेमाल करें कि वो प्रहार हो जाए, और प्रहार भी कुछ अगर कारुणिक हो जाए, मार्मिकता के साथ हो जाए, ताकि उसका असर पड़े। क्योंकि सीधे सीधे प्रहार, सिर्फ आक्रोश की अभिव्यक्ति कर देना, वो प्रहार जो है बहुत ही एक कहना चाहिए कि बहुत सक्षम नहीं होता है, और वो उसको नोटिस भी नहीं लिया जाता है। अक्सर होता क्या है कि जैसे प्रहार जब मार्मिक होता है, यानी जब कारुणिक बन जाता है, तो ये पाठक पर अपना असर करता है, बदलाव के लिए प्रेरित करता है।
जैसे आदमी का एक मनोविज्ञान है। फ्रायड कहता है कि जिस चीज के लिए हमें मना किया जाता है, हालांकि एक बच्चे के संदर्भ में बात कही थी, लेकिन मनोविज्ञान बच्चे का और बड़े में बहुत अंतर नहीं रहता है, मामूली चीजों का रहता है, संज्ञान को लेकर कुछ बातों के। तो वो कहता है कि आदमी को वही करना चाहता है जिसके लिए उसको मना किया जाता है। इसलिए उपदेश शैली में बदलाव कारगर नहीं हो सकता। तो बदलाव के लिए कुछ मर्म पर प्रहार हो, कुछ ऐसी बात कही जाए कि उसको जो है वो लग जाए, धक से लग जाए। जैसे हार की जीत में वो कहा, डाकू से कहा कि तुमने घोड़ा तो ले लिया लेकिन ये घटना का जिक्र न करना किसी से, अन्यथा लोग एक दूसरे पर मदद करना छोड़ देंगे। तो ये जो कारुणिक व्यंग है, व्यंग तो खैर नहीं है, कारुणिक वाक्य है, लेकिन उसका असर हुआ और बदलाव के लिए वो प्रेरित हुआ आगे चलकर। तो बदलाव के लिए प्रेरणा जरूरी नहीं कि व्यंग से ही हो, लेकिन व्यंग भी एक उसका माध्यम है। अब चूंकि व्यंग तक यहाँ बात सीमित है हमारी बातचीत, तो उसमें एक पहलू और है कि थोड़ा वैचारिकी भी उसके अंदर छिपी रहे। जब हम वैचारिकी की बात करते हैं तो जो सामान्य बातचीत हम करते हैं उसमें जो कॉमन सेंस होता है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी उपादेयता कहाँ जाके सिद्ध होती है, क्या वो लोक कल्याण में जाके मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये भी कुछ एक बातें आती हैं। परसाई जी का जहां तक ताल्लुक है, परसाई जी ने जो एक तो यह है कि तमाम बातें ये बताई कि भाई एक मुकम्मल व्यंग रचना कैसे बने। तो उसके लिए तो दो तीन बातें हैं कि भाई कथ्य है कि भाई कोई बात, क्या बात कहना चाहते हैं आप, और फिर कैसे कहना चाहते हैं। तो जो कैसे कहना है, किस प्रकार कहना है, उसमें भाषा और शिल्प की बात आती है, शैली की और ट्रीटमेंट वगैरह की, और कथ्य की बात आती है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये व्यंग का जो काम है, इसमें बहुत महत्व है कि आप कैसे विषय का चुनाव करते हैं। उन विषयों का चुनाव करते हैं कि जिनमें आपका अध्ययन है, जिनकी समझ है, जिनमें जो गड़बड़ियां हैं उनको आप समझ सकें। अगर नहीं समझ सकते हैं तो उनको उठाएंगे तो एक सतही बयान होकर के रह जाएगा, कि जैसे कि पत्रकारिता में आजकल दिख रहा है, एक रिपोर्टिंग हो गई, विसंगति हो गई, तो व्यंगकार का काम उससे आगे का है। खाली विसंगत का चित्र ही व्यंगकार का काम नहीं, खींच देना कि चित्र खींच दिया, आक्रोश से भर दिया और हमारा काम खत्म। इतना इतने से काम नहीं बनेगा। उसको कैसे हमें प्रस्तुत करना है कि जो थोड़ी सी भाषा की बात करें तो चुटीली हो जाए, ग्राह्य हो जाए, सरल सहज तो रहे, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर इस ढंग से हो जाए कि जैसे एक व्यंग में उन्होंने एक आदमी मिलने गया एक नेता से, और नेताजी सो रहे थे, फिर उठे, काफी देर आदमी इंतजार करता रहा, फिर मिले, फिर कहे हाँ भाई बताइए कैसे आपने कष्ट दिया। तो सामान्य शिष्टाचार में तो पूछता है आदमी भाई कैसे कष्ट किया आपने आने का, वो कह रहा है आपने कैसे कष्ट दिया। तो यहाँ पर ही एक भावना, एक उपेक्षा की भावना, तिरस्कार की भावना एकमात्र वाक्य से, एकमात्र कर्ता पद से, क्रिया पद से स्पष्ट हो जा रही है कि जिससे वो मदद मांगने जा रहा है उसके प्रति उसकी क्या भावना। तो यहाँ उसका चरित्र का पूरा एक एक क्रिया पद से उसका चरित्र का जो है एक रूपरेखा हमारे सामने आ जाती है कि ये इसका चरित्र है। तो ये भाषा की जो समझ है और उसका जो एक ताकत है, ये व्यंग के लिए बहुत जरूरी है। और परसाई जी ने बहुत जगह जगह हमको ये उदाहरण दे करके, अगर कहें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन यह है कि अपने उनके वाक्यों में हम उनको अगर पढ़ते हैं तो रहता है। तो भाषा को हो गया, फिर शैली में भी उन्होंने एक जो है व्यंग्य तो वैसे ही भाषा का ही एक रूप है, व्यंजना रूप है। भाषा की तीन शक्तियां हैं, अभिधा व्यंजना लक्षणा। तो व्यंजना रूप है, लेकिन व्यंजना भाषा का जो रूप है वो एक अलग बात है। आप अभिधा में भी एक व्यंजनात्मकता पैदा कर सकते हैं इस ढंग से कि शब्दों का चुनाव, भाषा इस ढंग से प्रस्तुत होती जाए कि वो जरूरी नहीं है कि भाषा के उसमें खिलंदड़पन ही हो,
साधारण सी भाषा में भी वो कंटेंट में आ जाता है व्यंग। तो ये एक जो है परसाई जी ने बहुत अच्छे तरीके से साधारण सी बात में किया है, तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है। जैसे वैष्णव की फिसलन में सीधे सीधे वर्णन किया गया है चीजों का, और उसके कंटेंट में ही व्यंग आता चला जा रहा है, उसके आचरण में, उसके जो है किस प्रकार से वो बदलाव करता जाता है, और एक पाखंड का पोषण हर चीज में वो ईश्वर के नाम पे करता जाता है। तो ये शैली है, एक वर्णन की शैली है, सीधे सीधे अविधात्मक शैली है, रोचकता बनी हुई है। अब दूसरी शैली मान लीजिए कि माता दीन की है, माता दीन चांद पर, या जो है भोला राम का जीव। अब आप ये देखें कि भ्रष्टाचार या पुलिस का तंत्र की जो एक कार्यशैली है, अब हम लोग जो है इतना ज्यादा, मुझे लगता है कि पुलिस को लेकर के लोक में इतना ज्यादा बैठा हुआ है ये बात कि पुलिस तो भ्रष्टाचारी होती ही है, उसके उससे आगे तो कुछ उससे उम्मीद करना ही बेकार है कि कुछ काम ढंग का कर पाएगी। तो जिसलिए मुहावरा ही बन चुका है कि लोक में चल पड़ी बात कि पुलिस से न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी। तो अब ऐसे वातावरण में कि जहां पे पुलिस की जो विसंगति है उसके आचरण की, उसको कैसे हम सामने लाएं। साधारण बात जब लोक में इतनी बैठी हुई है तो बहुत आसानी से विसंगत का चित्र या उसकी जो है, मुझे लगता नहीं कि वो आसानी से हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि परिवेश को बदलने की बात की, और उसमें चांद की बात करी कि चांद पर भेजे गए माता दी। तो चांद के जो लोग थे उनमें थोड़ी सी अभी मनुष्यता बची थी, यहाँ के मुकाबले वहां इतना ज्यादा गड़बड़ी नहीं थी। तो उसमें जो छोटी छोटी विसंगत पुलिस की दिखती है, जो यहाँ के परिवेश में नहीं दिखती है, जबकि चांद के परिवेश में दिखना शुरू हो जाती है। रिश्वत लेने की बात, एविडेंस जुटाने की बात, उसके एक बड़ा बड़ा मशहूर पंच है कि वो क्या है कि साक्षी वो नहीं है कि जो देखे, बल्कि वो है कि जो कहे कि मैंने देखा। तो इस तरह की जो बात है, तो इस तरह से उसमें सैलरी कम कर दी, रिश्वत लेना शुरू कर दिया, तो पुलिस तो खुश हो गई वहां की, लेकिन जनता त्राही त्राही कर रही है। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली उनको भेजने का निर्णय लिया चांद की सरकार ने कि भाई यहाँ एक दूसरे के लोग मदद नहीं कर रहे हैं, कोई पानी में डूब रहा है तो बचाने की कोशिश नहीं करता है, नहीं तो पुलिस उसी को बड़े इल्जाम लगा देगी कि आपने उसको डुबो दिया। तो इस तरह से जो एक सहयोग की भावना है, मनुष्यता की भावना है, उसका पोषण वहां नहीं हो रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है? ये पुलिस के जो कार्यशैली में जो बदलाव आ गया है और ये हस्तक्षेप हो गया है। तो ये एक जो एक स्टाइल, एक फंटेसी जो एक चुनी गई रचना की बुनावट के लिए, ये बहुत जरूरी थी मुझे लगता है। और ये हमें अब आज भी हमें इस लिहाज से देखना चाहिए कि रचना हम जब करेंगे तो ये ठीक है कि हमें इसी तरह से भोला राम का जीव में भी कोई भ्रष्टाचार की बात है, रिश्वत की बात है, तो उसमें वीणा रख लेना वजन वजन के नाम पर, और वहां पे और भी बातें उसके आ रही हैं। तो कुल मिला के ये एक शैलीगत बात है कि जो सर परसाई जी ने हमको बताया कि भाई कम से कम एक शैली, एक मिथ प्रतीक फंटेसी के हिसाब से हो, ताकि वो जो है एक हमें रोचकता और एक जो हम कहना चाहते हैं वो पूरी तेजी से चीजें प्रेषित हो सके। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरे परसाई जी ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो ये है कि जो व्यंग को हास्य से अलग किया, व्यंग को हास्य से अलग किया। तो उन्होंने यही कहा कि मैं जो लिखता हूं वो विनोद या हास्य नहीं है, वो व्यंग है। और ये व्यंग का काम दूसरा है, व्यंग का काम बदलाव का है, चेतना में परिवर्तन लाने का काम है, हास्य का काम मनोरंजन है। तो ये हास्य व्यंग का जो घाल मेल शुरू में चलता आ रहा था वो अलग किया गया, और ये इसमें परसाई जी का बहुत योगदान रहा। तो हमें ये देखना है कि भाई हम जितना इस मामले में इस क्षेत्र में काम हो चुका है हम उसके आगे चलें, ना कि हम फिर उसमें रिवर्स करना शुरू कर दें कि फिर घाल मेल करें कि नहीं साहब हास्य से हमारी रचना की पठनीयता बढ़ जाती है, इसलिए हास्य होना जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं, और अगर स्वाभाविक रूप से हास्य आ भी जाता है तो कोई बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हास्य कोई वर्जित बात है। लेकिन हास्य अगर जबरदस्ती ठूसा जाएगा
या लगेगा कि उसकी अधिकता हो गई है तो व्यंग की धार तो मर जाएगी। ये एक मोटी मोटी बात है कि जो जो परसाई जी ने भी इस ढंग से कही है। तो एक लोक शिक्षण की अगर बात करें तो परसाई जी का एक हास्य वाला व्यंग का मामला है। और एक और मामला है, परसाई जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो शाश्वत लेखन होता है, इस शाश्वत लेखन जो होता है वो सामयिक तात्कालिक लेखन और बनाम शाश्वत लेखन की जो बहस चलती रहती है, ये कोई बहुत वो पक्षधर नहीं थे कि वो कहते थे कि मैं कोई शाश्वत लेखन ये लिखने बैठ नहीं जाता। वो कहते हैं कि मैं शाश्वत साहित्य रचने का संकल्प करने लिखने नहीं बैठता। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं होता वह अनंत काल के लिए के प्रति कैसे हो सकता है, मेरी समझ से परे। तो ये भी एक बड़ी महत्व की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि सामयिक संदर्भ से जुड़ी रचना आज है कल वो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ऐसी रचनाएं लिखने का क्या फायदा। प्रसंग बदलेंगे, संदर्भ बदलेंगे, रचना बासी पड़ जाएगी या जो है वो बेकार हो जाएगी, समयातीत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ रचनाएं हैं संदर्भ बदलते हैं लेकिन वो एक मूल रूप से वो पूरी तरह से संदर्भ बदल बदल जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। तो प्रासंगिकता इस तरीके से तो बनी रहती। तो एक तो ये वाली बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से कही, शाश्वत बनाम ये सामयिकता वाली बात। और मोटे तौर पे ये व्यंग रचना हो चाहे जिस विधा की रचना, कोई भी रचना हो, तीन बातें तो कम से कम उसके अंदर होती हैं कि एक तो है कि भाई कोई नई बात कही जाए, मौलिकता हो, और मौलिकता कथ्य की भी हो और थोड़ी सी शैलीगत भी हो, उसके ट्रीटमेंट की भी रचना रचना संरचनागत भी अगर मौलिकता हो तो और अच्छी बात है। तो लेकिन मुख्य बात तो कथ्य की है कि जो आप कथ्य कह रहे हैं कोई नई बात उसके अंदर आ रही है। दूसरी बात है कि थोड़ी ईमानदारी से बात कही जाए। आप जो बात कर रहे हैं वो लफाजी न रहे सिर्फ, उसके अंदर भी ईमानदारी यानी अनुभव से सिक्त बात निकल के आए। और तीसरी बात है कहने का साहस, बात कहने का साहस। कुछ लोग तो कहते हैं ना कि भाई सच तो कहना चाहते हैं लेकिन हौसला नहीं होता। एक शेर है बशीर बद्र का इसी बात को लेकर के। तो जो हौसला वाली बात है ये भी एक बड़ी महत्व की बात है कि व्यंगकार को कम से कम साहसी होना पड़ेगा। उसको ये नहीं कि भाई वो नहीं कर सकता है, जैसा आप पढ़ लिया और लिख दिया, उसके बाद जब मौका पड़ा तो पीछे हट गए। तो इस तरह से ये बात नहीं चलेगी। एक छोटी सी रचना है अफसर कवि परसाई जी की। कहते हैं कि एक कवि थे, राज्य सरकार के अफसर भी थे। अफसर जब छुट्टी चला जाता तो कवि हो जाते, और कवि जब छुट्टी चला तो अफसर हो जाते। एक बार पुलिस की गोली चली और कुछ लोग मारे गए, तो कवि दुखी हो गया, अफसर जो कवि था वो दुखी होगा। उसने एक कविता लिखी और छपवा दी एक जगह, और मुख्यमंत्री को उसमें निंदा भी की। उसके बाद जब वो छुट्टी से लौट के आए तो पता लगा कि जो है वो उनके खिलाफ काफी नाराजगी है। तो उन्होंने एक नेता को पकड़ा और मुख्यमंत्री के पास ले गए, और उन्होंने पर्चा दिया कि ये कवि जो है ये वही कवि अफसर हैं। तो इससे पहले कि पूरा परिचय हो उन्होंने अपना सर जो है मुख्यमंत्री के चरणों में रख दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वह कवि हो ही नहीं सकते जिन्होंने वह कविता लिखी। तो ये एक आप देखें कि ये जो व्यंग है किस प्रकार से निकला जरा सी बात को लेकर। तो इस तरह से जो एक होता है कि एक जैसे बकरी का भी एक व्यंग है, बहुत छोटी रचना है। तो इस तरह से भी देखना है कि आप बहुत छोटी सी बात में भी कैसे व्यंग निकालते हैं। कबीर पंथियों ने मुझे ये घटना सुनाई। कबीर दास बकरी पालते थे, पास में एक मंदिर था। बकरी वहां घुस जाती और बगीचे के पत्ते खा जाती। एक दिन पुजारी ने शिकायत की, कबीर दास तुम्हारी बकरी मंदिर में घुस जाती है। कबीर ने जवाब दिया, पंडित जी जानवर है, चली जाती होगी मंदिर में, मैं तो नहीं गया। तो इस तरह के जो बात है कि जो वो कहना चाहते हैं वो किस ढंग से एक प्रतीक की शैली में बात कही, तो उसका सहारा लेकर के। तो ये एक जो है भी एक कहने की बात है, साहस की बात है पाखंड को। और जो अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे अनेक रचनाएं परसाई जी की हैं, जैसे चूहा और मैं, अकाल उत्सव। तो ये एक आम आदमी में चेतना जगाने के लिए उद्देश्य से रचना लिखी गई।
अब चूहा और मैं, अब चूहा किस प्रकार से परसाई मैं की पात्र के रूप में है कि उनको सोने नहीं देता, और वो जो है वो खटखट करता है रात में, फिर उसको खाने की व्यवस्था जब हो जाती है तो फिर रहना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उसमें कई बात है कि कई दिनों तक मकान बंद रहा। तो ये आखिर में से एक वाक्य वही कहते हैं कि इस देश का आदमी कब जागेगा कि इस चूहे की तरह से हरकत करेगा, अपना हक कब मांगेगा, कब सिरहाने व्यवस्था के सिरहाने वो चोट करेगा। तो ये इस तरह की जो बात है, ये चेतना जगाने वाली बात, सामाजिक और राजनीतिक पाखंड को उजागर करने की बात, विसंगतियों को इस ढंग से उजागर करने की बात कि वो आपको छुए और आप एक अपने अंदर महसूस करें कि भाई बदलाव की बात सोचें, तो इस एक चेतना पैदा हो। तो ये एक उद्देश्य जो व्यंग का लेखन का उद्देश्य है, मैं समझता हूँ कि परसाई जी ने इससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जो रचना पढ़ेंगे हम जब उनकी, और एक उसमें और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात कही उन्होंने कि जैसे उन्होंने रचना के दौरान कुछ पंच यानी सूक्तियां दे दी। अब उनका उससे लाभ ये है कि जब हम कोई एक एक पंक्ति हम बोल देते हैं किसी प्रकार की कहीं से भी, कि जो है बुद्धिजीवियों के बारे में अगर टिप्पणी करनी हो तो क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी को दिखाया उन्होंने परसाई जी ने कि वो शेर है, क्या कहते हैं, कर कमल हो गए, एक उनका व्यंग रचना है, उसमें लिखते हैं कि इस देश में बुद्धिजीवी शेर है पर वह सियारों की बारात में बैंड बजाते। तो ये एक टिप्पणी, तब जब भी आपको जो है एक वाक्य आप जब भी कभी दोहरा देगा कोई भी, या आप ही कहीं पढ़ेंगे तो पूरी रचना का संदर्भ हमारे सामने आ जाएगा। और ये कहने का मतलब है कि पूरी रचना पूरी तरीके से घूम जाएगी और ये बार बार रचना की याद दिलाएगी, जहां से निकले हैं वो संदर्भ, वो प्रसंग, वो व्यंग के उत्स को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से उसकी उद्धरणीयता भी बनी रहती है और प्रासंगिकता बनी रहती है, और एक वैचारिकी भी कहीं ना कहीं छिपी है, आपको मूल तत्व की एक बात कह दी है। इस तरह से और भी तमाम है राजनीतिक पाखंड के ऊपर, खासतौर से है कि विदेशों में जिस गाय का दूध बच्चों को पुष्ट करने के काम आता है, वही गाय भारत में दंगा कराने के काम आती है। तो ये एक है। आत्मा की आवाज के बारे में कहा उन्होंने, अंतरात्मा की आवाज, कि अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, जरूरत पड़ी तो फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने से टिका दिया। तो ये जो व्यंग है इसके अंदर कि बात जरा सी है लेकिन कितनी मारक तरीके से कही गई है। बेइज्जती में अगर दूसरों को भी शामिल कर लिया जाए तो आपकी इज्जत आधी बच जाती है। अब ये जो एक माइंड सेट यहाँ का बन चुका है आम आदमी का, कि जैसे कोई किसी को मार दे, उसका हक छीन ले तो वो दान का मंत्र पढ़ने लगता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो हमारे व्यवहार में पाखंड इतना घुस गया है कि हम उसको लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत है। तो ये परसाई जी ऐसी चीजों को जो हमारे रोजमर्रा की चीजों में शामिल हो चुका है, उसको जो है वो सामने ले आते हैं। और उन्हीं प्रसंगों में, उन्हीं स्थितियों में, जैसे मध्यवर्गीय कुत्ता है। अब मध्यवर्गीय कुत्ते में क्या है कि एक पला हुआ एल्सेशियन कुत्ता है और दो सड़क पर के आवारा कुत्ते हैं। अब उनमें आपस में भौंकते हैं एक दूसरे को देख करके, होती है, फिर मौका पिटता है तो वो सड़क वाले कुत्ते उसको नोच डालते हैं, फिर वो बैठ करके वो चिंतन करता है, मध्यवर्गीय कुत्ता। तो इसमें कुल मिला के एक मध्यवर्गीय जो एक समाज है वो किस प्रकार से, उसके सरोकार क्या है, उसकी प्रतिबद्धताएं क्या है, वो उच्च वर्ग की ओर देखता रहता है, उसके लिए वो कुछ भी करता रहता है, और अपने वर्ग के लिए वो उदासीन रहता है, उनको उपेक्षा सी दृष्टि से एक कुत्ते के माध्यम से उन्होंने एक वैचारिकी को प्रस्तुत किया और बहुत ही एक रोचक तरीके से एक व्यंग को हमारे सामने लिया। तो ये एक परसाई जी का जो सीखने की बात है कि उनका जो व्यंग कर्म है, व्यंग कर्म तो उनका बहुत ही विस्तृत है। और मैं समझता हूँ कि कितना भी लिखा पढ़ा जाए, कितना भी चीजें हो जाए, अभी परसाई जी को से आगे निकलने की तो बात की बहुत बड़ी बात है। उनके बराबर तक पहुंचने की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते।
तो हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। धार्मिक उन्माद पैदा करना, अंधविश्वास फैलाना, लोगों को अज्ञानी और क्रूर बनाना राज सत्ता, धर्म सत्ता और पुरुष सत्ता का पुराना हथकंडा है। अब ये एक मूल बात एक कही गई है, सत्ता का संदर्भ। अब आप चाहें तो इसी में से दसियों रचनाएं निकाल सकते हैं कि राज सत्ता कैसे अज्ञानी और क्रूर बनाती है। आजकल आप देख भी रहे हैं सत्ता का जो चरित्र है किस प्रकार से काम कर रहा है। धर्म सत्ता, पुरुष सत्ता, आर्थिक सत्ता एक और भी इसमें जोड़ी जा सकती है जो नहीं है। तो बहरहाल कुल मिला के ये मैं समझता हूँ कि परसाई जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बशर्ते हम उनकी रचनाओं को पढ़ें, समझें और उसी हिसाब से हम लोग लिखने की कोशिश करें। आपने सुना हमें धैर्य से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। आपने बहुत विस्तार से और उन रचनाओं के माध्यम से परसाई जी के व्यंग कर्म पर बातचीत की, उनके विचारों पर बातचीत की, उनकी जो लोक शिक्षण वाली रचनाएं हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं उन पर बात की। और एक बात महत्वपूर्ण आपने बोली कि हमारा व्यंग कैसा होना चाहिए। उस व्यंग में मौलिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, संरचनात्मकता भी मौलिक मौलिक होना चाहिए और लेखक को साहसी होना चाहिए अपनी बात कहने में। जब तो आप व्यंग कर्म में दाखिल हुई और ऐसी बहुत सी तमाम बातें हैं कि परसाई जी ने बहुत छोटी छोटी बातों में अपनी बात रखी है। उसका उदाहरण आपने दिया, जैसे कि व्यवहार में जो पाखंड होता है उसके बारे में हमारे वर्मा जी ने बात की और परसाई जी उसको सामने लेके आते थे। हमारे बीच में मेरठ से निर्मल गुप्ता जी हैं, मैं उनको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज का जो विषय है हरिशंकर परसाई का व्यंग्य कर्म और लोक शिक्षण, उस पर अपनी बात रखें श्री निर्मल गुप्ता जी। ये परसाई जी के बारे में अभी जो राजेंद्र वर्मा जी ने कहा और इतने विस्तार से और इतने अच्छे तरीके से उनको कोट किया कि लगा कि वो बात एक इंजन की शुरुआत जो है बिल्कुल ठीक तरीके से हुई है और बात इसी तरह से शुरू होनी चाहिए। और पर मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि हरिशंकर परसाई से शायद ही ऐसा कोई व्यंग लिखने वाला हो जो किसी ना किसी रूप में उनसे प्रेरणा हासिल ना करता हो। सबसे बड़ी बात जो परसाई जी में मुझे प्रभावित करती है वो है उनकी निर्भीकता। आज की समस्या, आज की तारीख में समस्या ये है कि हमारी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। और ये आप रोजमर्रा के लोक व्यवहार में भी देख सकते होंगे। जो जैसे कि एक जगह परसाई जी ने लिखा है, जो मुझे उनकी लाइन कोट करना चाहूंगा, वो बहुत अच्छी भी लगती है मुझे। वो ये कहते हैं कि मेरे लिए समस्या तब खड़ी हो जाती है जब मैं एक ऐसी बात कहता हूँ जिसपे लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोग ताली पीटते हुए लोटपोट होने लगते हैं। अब बात तो वो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात की जिससे आपको शर्म आए, आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। आप उसे किसी राजू श्रीवास्तव के कॉमेडियन की का कोई पंच समझ के, तो ये है सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि एक व्यंग्यकार, एक बात पक्की है, अमित टंडन नहीं होता, राजू श्रीवास्तव नहीं होता, हाथ से एक अलग चीज है, व्यंग्य एक अलग चीज है। यहाँ पर एक यूसुफी जी का जीवन कब से जुड़ा हुआ प्रसंग मैं बताना चाहूंगा। यूसुफी जी कहीं पे उनका कार्यक्रम होना था, स्पॉन्सर उनसे मिला और उसने स्पॉन्सर ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, पर मैं हंसी और मजाक, मिजाक कहते हैं उर्दू में, हंसी और मिजाक के बारे में कुछ लिखता हूँ। तो वो फौरन पूछता है क्या आप वो जो मोइन, उनका एक्टर जो है, जो कॉमेडियन है, मोइनुद्दीन है कैसी कुछ नाम है उसका, क्या आप उससे भी ज्यादा हंसी दिल लगी की बात करते हैं। तो उनका ये कहना था यूसुफी जी ने, जो यूसुफी अपने समय के पाकिस्तान के बहुत बड़े व्यंग्य लेखक हुए और इत्तेफाक से उनके लेखन में हास्य भी है, पर हास्य कहीं पे भी हल्का हास्य नहीं है, बहुत
तीखा और पहना व्यंग है। ये कोई शर्त नहीं है जरूरी कि व्यंग के साथ हास्य होगा ही या नहीं भी होगा। ये हर एक ये एक व्यंग जो है, एक सटायर जो है, ये एक आर्ट है, फाइन आर्ट है। और इसके अंदर इस बात को से हम नहीं कर सकते कि चूंकि इसमें हास्य हो गया है, आ गया है, तो ये त्याज्य हो गया या इस पर हम बात नहीं करेंगे। या व्यंग तो तभी होगा जब व्यंग को तभी माना जाएगा जब उसकी टीआरपी ज्यादा होगी। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं आज की तारीख में जो हार्वर्ड राजनीति में चल रहे हैं। तो कोई बोल रहा बीच में से, बीच में आवाज आ रही किसी की? जी, तो हास्य जो है, हास्य व्यंग में होता है तो भी वो हास्य ही रहेगा, व्यंग है तो तब भी वो व्यंग ही रहेगा। इन दोनों में ज्यादा घालमेल करने की और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और परसाई जी ने जो हमें सिखाया, वो ये सिखाया कि उनकी पक्षधरिता वो बिल्कुल क्लियर थी, स्पष्ट थी। उसमें उन्होंने कभी भी डंडी मारने की या घालमेल करने की कोई कोशिश नहीं करी। जैसे कि हमारे मित्र लोग अक्सर करते हैं कि फलानी वाली सरकार आ गई तो उनके व्यंग का टोन बदल जाता है, और फलानी वाली सरकार चली गई तो फिर उनका टोन फिर 360 डिग्री का कोण लेते हुए फिर वो उलट पलट हो जाता है सब कुछ। ऐसा में हम बहुत सारे लेखकों को देखते हैं कि वो पहले कुछ और बात कह रहे थे, सरकार बदली तो उनकी बातचीत का टोन बदल गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय मुझे जो लग रहा है, जो परसाई जी के से हमें सीखना चाहिए था, जो हमने नहीं सीखा, वो ये है कि अधिकतर लोग जो व्यंग पे, राजनीतिक विषयों पे व्यंग लिख रहे हैं, वो व्यंग एक्चुअली है ही नहीं, वो व्यंग नहीं है। वो एक तरह से देखा जाए, ऐसा लगता है मुझे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जैसे कोई स्पोक्स पर्सन बोल रहा हो, और उसमें वो बार अभी शायद पता नहीं हमारे इसी व्यंग के कौन से ग्रुप में कहीं पे झगड़ा हो रहा था कि एक अखबार का संपादक वहां पे ये बाकी लोगों को लताड़ रहा था और डांट रहा था क्योंकि उन्होंने उस पार्टी के समर्थन में बात कर दी थी जो पार्टी फिलहाल सत्ता में नहीं है। तो अब यहाँ पे भी ये भी बहुत मजेदार बात है, यहाँ पे हमारा दोहरा चरित्र इसलिए देखने को आता है कि जब वो जिस पत्रकार की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो पत्रकार इस ग्रुप में था, तो चूंकि व्यंग का कॉलम उसी के हाथ में था, तो बहुत सारे लोग उसका चरण वंदना सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो समय समय पे छपते रहे। अब आप देखिए, यदि हमारा पूरा सरोकार एक छपने या न छपने पे ही केंद्रित है, तो फिर तो परसाई जी की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, किसी का कोई ज्यादा अर्थ है नहीं। तो ये जो परसाई जी कहते हैं कि मुझे तब शर्म आती है, या तब मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ कि जब मैं ऐसी बात करता हूँ कि जिस पर शर्म आनी चाहिए, उस पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। तो हंसते हंसते इसलिए लोटपोट हो जाते हैं क्योंकि हमारे सरोकार जो है वो पाखंड से भरे हुए हैं। वो हमारे सरोकार जो है झूठे हैं, फर्जी हैं। हम अपनी बात को ठीक से कहना जानते ही नहीं। अभी जो वर्मा जी ने एक बात कही थी कि परसाई जी के विषयों के चुनाव को लेकर, तो एज एक लेखक के तौर पे मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि विषय का चुनाव हम नहीं करते, विषय हमारा चुनाव खुद करता है। हमारी जो जीवन शैली होती है उसी के हिसाब से विषय चल के हमारे पास आता है। मान लीजिए मैं ब्याज पे पैसा देने का, लोगों का खून चूसने का काम कर रहा हूँ, और तो मैं ऐसे विषय पे व्यंग कैसे लिखूंगा, और लिखूंगा तो व्यंग निश्चित रूप से झूठा ही होना है, वो फर्जी होना है, वो इधर उधर से उठा के होना है, उसमें किसी मौलिकता की आप उम्मीद ही ना रखें। तो जो परसाई के अंदर, जो मैं शुरू में मैंने कहा था कि उनकी निडरता, उनके अंदर जो वो थी, साहस्य था, वो उनका लोगों ने पैर तोड़ दिया, उनके ऊपर हमला हो गया। ये सब क्यों हो गया भाई? मेरे पे हमला आज तक नहीं हुआ, बनवाजी पे हमला कभी नहीं हुआ, सैनी जी पे भी शायद हमला नहीं हुआ होगा। तो ये तो बात ये हो सकती है कि हमने हमले लायक कोई काम नहीं करा। एक बात ये हो सकती है कि हमने बात को इतना गोल मटोल तरीके से कहा, खासतौर से मेरे बारे में ये आरोप अक्सर रहता है, इतना कहा कि लोगों के बात समझ में ही नहीं आई कि मैंने कहा क्या, कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। तो एक पिटाई से बचने का एक तरीका ये भी होता है जो हमारे आजकल के लेखक अपनाते हैं, वो बात को वैचारिकी के उस स्तर पर ले जाते हैं जहां पे वो कबीर की उलटबासी बन जाता है और ठीक से बात समझ में नहीं आती। पर परसाई में ऐसा कुछ नहीं था। परसाई ने इतनी सहज और इतनी सरल भाषा में और इतने शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा है
कि उनकी बातों को समझने में तो कोई समस्या नहीं है, उनकी बातों को पालन करने में समस्या है। उन जैसा आप धर्मनिरपेक्ष बनने में समस्या है, उनकी तरह से खरी खरी बात करने में समस्या है। खरी खरी बातें करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान लगता है। ये आज की तारीख में तो आप जैसे हमारे ही मेरठ के अंदर हमारा मेरठ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में हम लोग इधर रहते हैं, तो यहाँ पर एक जाति के एक मजहब के लोग ज्यादा है, एक दूसरा पार्ट है उस पर दूसरे मजहब के लोग ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ के लोग जो है, उनके अधिकतर जो लोग धर्मनिरपेक्ष टाइप के या वैचारिक टाइप के लोग जो है, उनके कुर्ते में 3 जेबें होती हैं। एक जेब में वो कविता होती है जिसको कि वो मौलानाओं के मोहल्ले में पढ़ सकते हैं, एक में वो होती है जिसे वो मंदिर के मंच पे खड़े होकर पढ़ सकते हैं, एक तीसरी कविता भी होती है। जब दोनों को पढ़ के फंस जाए तो उसको, उस कविता को पढ़ के वो ये बता सके कि मैं तो भाई बिल्कुल सीधा सच्चा आदमी हूँ। जैसे अभी आपने वर्मा जी ने कहा बताया कि उन्होंने पैर उसके चीफ मिनिस्टर के पैरों पर, अपना सिर जो है चीफ मिनिस्टर के पैरों में रख दिया, तो अब रख दिया तो क्लियर है कि भाई ये आदमी तो मेरे खिलाफ कविता लिख ही नहीं सकता। एक कवि का सिर चीफ मिनिस्टर के जूतों पे जा टिके तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर हकीकत है ये, इस पे हंसा नहीं जा सकता। उस हंसा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आज की तारीख में अपने स्वार्थ के लिए पाँव रखने, पैरों में अपना सिर रखने वालों के में बीच में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है, वहां भी कंपटीशन है। वहां भी इस आदमी ये चाह रहा है कि मुझे मौका मिले तो दूसरे को धकिया के पहले मैं अपना सिर उसके पाँव में रख दूं, ताकि जो कुछ मिलना मिलाना। आवाज नहीं आ रही। निर्मल जी की आवाज आ रही? नहीं, नहीं आ रही। निर्मल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं उनको फोन करता हूँ, लगता है उनका नेटवर्क वो हो गया। हेलो। अभी वो हटे हैं शायद, तो दोबारा जुड़ेंगे। हाँ जी जी, वो समझ में आ गया होगा कि आवाज नहीं आ रही। दोबारा जुड़ेंगे, मैं देखता हूँ। उनका नेटवर्क मुझे लग रहा है कि डाउन हो गया, इसलिए उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। हो सकता है वो डिस्चार्ज हो गया हो फोन, इसीलिए वो फोन डिस्चार्ज हो गया हो, तो इसलिए अचानक कट गया। हाँ, बात भी नहीं कर सकते अब तो। हाँ हाँ कुछ ठीक है, तो आप देख लीजिए 10-20-30 सेकंड, फिर उसके बाद ना हो तो हाँ, आप फिर आगे शुरू करिएगा। ठीक ठीक। हाँ, निर्मल गुप्ता जी आ गए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ गुप्ता जी कहिए। जी, निर्मल जी आ गए हैं, अब वो बोलेंगे। हाँ जी। उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था।
हाँ निर्मल जी अपनी बात रखिए। हाँ हाँ बोलिए, आपका माइक बंद है, आपका माइक, निर्मल जी आपका माइक बंद है। हाँ एक हाँ मिनट। चालू हो गया, चालू हो गया। तो इस समय मैं ये यहाँ पे मेरी बात छूट गई थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय वो आडंबर हमारे जीवन का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है और हालत इतनी खराब है कि इस समय यदि किसी नेता की या किसी बड़े अधिकारी की पैरों में सिर रखना हो तो उसके भी लिए भी एक कंपटीशन है, उसमें भी लोग एक दूसरे को धकिया के आगे बढ़ रहे हैं। और परसाई जी जैसा फक्कड़ जीवन जीने के लिए बड़े भारी साहस की जरूरत है। देखिए वो सबको उनके जीवन की घटनाओं का अधिकतर मालूम है। एक घटना का तो मुझे मालूम है कि हमला हुआ था और उनके पैर में चोट लग गई थी और उस चोट से वो काफी देर, और उस पर उन्होंने उस चोट को लेकर डरने के बजाय उन्होंने उस चोट पे भी अपना जो कुछ हुआ था उनके साथ उस पर भी लिखा। और वर्मा जी ने कई सारी बातें कही, उसमें से एक दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें से कि परसाई जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। पर सवाल तो ये है कि हमारा जीवन जो है उसमें इतनी घालमेल है कि हम कहीं कुछ कहते, कहीं को तो उदार बन जाते हैं, किसी जगह हम एकदम से कट्टरपंथी बन जाते हैं। तो यही क्लियर नहीं है कि हमारा स्टांस क्या है, हमारी पक्षधरिता क्या है। हम अब आप देखिए इस समय पत्रकारिता की हालत आप देख लीजिए। पत्रकारिता की हालत ये है कि एक घर में आग लगती है या एक दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, एक उसमें से पावरफुल आदमी है, एक आदमी गरीब गुरबा है। तो पत्रकार वहां की रिपोर्टिंग के लिए आता है तो अपने बाइक से या स्कूटर से या कार से उतर के अपना हाथ लेके सीधा जो पावरफुल ताकतवर जो बाहुबली है उसकी तरफ बढ़ जाता है वो, जबकि और उसकी बात को जो पीटा गया है, जो सताया गया है, जो पीड़ित है, उसकी बात को लगभग वो नजरअंदाज कर देता है। क्योंकि यही चलन है, क्योंकि पत्रकार भी इसमें पत्रकारिता नहीं कर रहे, वो लोग किसी तरह से अपनी नौकरी बचा रहे हैं और उसके जरिए जितने लाभ ले सकते हैं उतने लाभ ले रहे हैं। पर इस विषय पे मुझे बताएं कि कितने लोग हैं आज की तारीख में जो इन विषयों पे लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे विषयों पे लिख रहे हैं जिन विषयों का आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ खास लेना देना नहीं है। और अब मैं इस समय कहता हूँ अधिकतर व्यंग फैशनेबल व्यंग है, फैशनेबल व्यंग है कि ताकि जो हमारे कॉलम साइज जो अखबारों के हैं उस पर समा सके, या और भी जो भी तरीका कम्युनिकेशन का हो सकता है उसमें वो फिट बैठ जाए। तो इस समय ईमानदारी का सख्त अभाव है। और जो जो मुझे सबसे ज़्यादा परसाई जी से सीखने की लायक बात लगती है वो यही है कि उनके अंदर अटूट साहस था। और रही बात विषयों का चयन, तो उनका इसलिए अच्छा होना ही था क्योंकि उनकी कथनी में और करनी में शायद कोई खास फर्क था नहीं। जो थोड़ी बहुत जो व्यक्तिगत कमियां होती हैं वो हर आदमी के भीतर होती हैं, उस पर यहाँ बात करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो पर परसाई जी को हमें इस अवसर पे नमन करना चाहिए और यही आज का उद्देश्य भी है। और परसाई जी को मैंने खूब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, पर मुझे इस तरह से वाक्य दर वाक्य बातें याद नहीं रहती। पर ये बात पक्की है कि परसाई हमारे समय के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। और हम व्यंग लिखने वालों के लिए तो एक तरह से समझ लीजिए कि एक गॉड फादर जैसे ही समझिए, उस तरह से उनका उनका जो स्थान है एक पिता जैसा, पिता तुल्य है। तो 100% जो है परसाई हमारे समय के लिए में। अच्छा दूसरी बात ये है कि उनका लिखा हुआ, उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी, पर उनका लिखा हुआ बहुत बड़ा हिस्सा शाश्वत है। शाश्वत इसलिए है कि आप बिना किसी कोशिश के भी सच को जब लिखोगे तो वो सच ही रहेगा, वो झूठ में कन्वर्ट नहीं हो जाने वाला है। और सच एक ऐसी चीज है और जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी स्तर पर प्रभावित जरूर करती है। तो परसाई हमारे समय के सबसे सच्चे और सबसे दबंग व्यंग्यकार थे, इसमें कोई मुझे कहने में कोई वो नहीं है, हिचक नहीं है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल गुप्ता जी, आपने परसाई जी के साहस की बात की, परसाई जी के लेखन की बातचीत की, और बहुत सी जो हमारे जीवन में जो पाखंड है, पाखंड का जो लेखकों में भी जो पाखंड का घालमेल है, लिख कुछ और रहे हैं, जीवन कुछ और जी रहे हैं, उस पर भी काफी ढंग से बातचीत की। मैं टांग टूटी है उसका एक अलग बात है, और उसके बावजूद प्रसाद जी लिखते रहे। एक साहस का एक बहुत छोटा उदाहरण है जो कि सब नहीं कर सकते। परसाई जी को उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा, सरकारी संस्थान द्वारा एक पुरस्कार देना था। परसाई जी लखनऊ पहुंचे, हॉल में पहुंचे, संयोग से उनकी सीट यशपाल के बाजू में थी, दोनों बैठे रहे, बातचीत होती रही। इसी बीच में राज्यपाल को आना था, उनको पुरस्कार वितरण करना था। राज्यपाल जी पीछे से हाल से आगे मंच की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, लोग खड़े होते जा रहे थे उनके सम्मान में। परसाई जी बैठे रहे। जब थोड़ा बढ़ गए मंच पे, राज्यपाल जी बैठ गए, यशपाल बैठे बैठे बाजू में परसाई जी को देखते कि यार तुम भी, मतलब यशपाल और परसाई जी दोनों बैठे रहे, वो उठे नहीं। तो क्योंकि लेखक बड़ा होता है, ना कि अन्य जो आजकल राजनीति परिदृश्य में दिख रहा है कि राजनेता या वो बड़ा नहीं होता। तो परसाई जी इतना बड़ा साहस आज का लेखक कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको भुगतना भी पड़ेगा, ये भी है, किंतु कर नहीं सकता। और इस चीज के लिए वो दोनों, यशपाल और परसाई, तैयार थे। बाकी हुआ कुछ नहीं, किंतु बहुत बड़ा साहस है। तो कहना मतलब ये बहुत उनके लिए बहुत छोटी चीज थी, आज हम देखते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निर्मल जी ने चलते चलते कही कि अगर बिना कोशिश किए अगर सच लिखोगे तो वो सदा शाश्वत रहेगा। और परसाई जी ने इसी सच को लिखा, और यही वजह है कि हम लोग सब लेखक, रंगकर्मी, पाठक, अन्य आदमी सब आज जन्मशती के अवसर पर उनको याद कर रहे हैं। आज भी हमारे साथी लोग रायपुर में साहित्य और व्यंग्य संस्थान द्वारा एक परसाई जी पर केंद्रित आयोजन हो रहा है, इसी समय हो रहा नहीं चाहिए। और ऐसे तमाम योजनाएं जो धीरे धीरे हमें सुनती आ रही हैं। अब मैं अगरतला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कालीचरण झा, जो आज हमारे बीच में पहली बार जुड़ रहे हैं व्यंग्य धारा से, और मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और आमंत्रण के पहले मैं थोड़ी सा परिचय, बाकी हमारे मित्र संक्षिप्त परिचय मैं देना चाह रहा हूं। आप मूल रूप से बिहार से हैं, और आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, जेएनयू से एमफिल, और जामिया मिलिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पीएचडी की है। आपके अनेक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक अध्ययन का एक लंबा
अध्ययन अध्यापन का एक लंबा अनुभव है। अनेक उनकी पुस्तकें हैं और बहुत से व्याख्यान हैं और शोध पत्र प्रकाशित हुए। मैं बहुत सम्मान के साथ कालीचरण झा, प्रोफेसर, त्रिपुरा विश्वविद्यालय को आमंत्रित करता हूं कि जो आज का विषय है हरिशंकर परसाई का व्यंग्य कर्म और लोक शिक्षा पर अपनी बात रखें। श्री झा साहब। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी, आ रही जी, आ रही। धन्यवाद। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से आयोजित इस गोष्ठी में आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी, आदरणीय श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री निर्मल गुप्त जी, साथ ही साथ जितने भी विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार और प्रणाम। जो विषय दिया गया है, मुझसे पहले 2 वक्ता बोल चुके हैं और बोल चुके हैं इसलिए हमारे लिए सुविधा भी है कि उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, तो हमारे लिए बोलने के लिए थोड़ा कम बचा है और मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट में मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। बहुत ही अच्छा वक्तव्य आदरणीय राजेंद्र जी और निर्मल गुप्त जी ने दिया। उनकी न सिर्फ व्यंग्य विधा पर बल्कि व्यंग्य का काम क्या है, व्यंग्य क्यों लिखा जाए, व्यंग्य के क्या गुण हैं, हास्य और व्यंग्य में क्या अंतर है, हास्य को व्यंग्य से कैसे अलग किया गया या क्यों किया जाना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि बारंबार परसाई जी की जो रचना है वो हमें सोचने पर मजबूर करती है और मजबूर इसलिए करती है कि वहां से कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है सीखने के लिए। जैसा कि शीर्षक दिया गया है लोक शिक्षण, जाहिर सी बात है शिक्षा तो मिलती है, कोई भी साहित्य निरुद्देश्य नहीं होती और व्यंग्य एक ऐसी विधा है, यदि मैं ही नहीं बल्कि आप सभी व्यंग्य के यहाँ पुरोधा मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं और चूंकि यह व्यंग्य धारा का परिवार ही है तो जाहिर सी बात है व्यंग्य को लेकर के जितनी समझ आप लोगों में है, मेरी उतनी समझ है नहीं, क्योंकि मैं व्यंग्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं भी थोड़ा परसाई जी को पढ़ते पढ़ते कुछ जो जानने समझने का मौका मिला, उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने एक तरीके से शेयर करना चाहता हूँ। निश्चय ही परसाई जी ने व्यंग्य को एक तरीके से अगर कहा जाए, और जैसे कि लोगों की मान्यता भी है कि उन्होंने एक विधा के रूप में इसे स्थापित किया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने व्यंग्य को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत जो विधि थी या परिधि थी, उस परिधि से निकाल करके उस व्यंग्य को समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दुर्भर बना रही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो व्याप, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, शोषण हो, उन सब पर उन्होंने व्यंग्य किया है। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर देती है। अगर प्रकारांतर से देखा जाए तो पूरा उनका जो समूचा साहित्य है वह वर्तमान से एक तरीके से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई पड़ता है। परसाई जी निश्चय ही एक प्रतिभा संपन्न लेखक है जिन्होंने आवश्यकता अनुसार परंपरागत जो विधा लेखन है
और उसके जो एक फ्रेम बना दिए गए थे, उस फ्रेम को वह तोड़ने का प्रयास करते हैं। वह बने बनाए, अगर कहा जाए उनका जो व्यक्तित्व है, साथ ही साथ उनकी जो रचनाएं हैं, वे रचनाएं एक निश्चित फ्रेम में नहीं अट सकती हैं, उस फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं। उस फ्रेम को उन्होंने तोड़ा, चाहे वह कहानी के माध्यम से हो, संस्मरण के माध्यम से हो, रिपोर्टाज के माध्यम से हो, या रेखा चित्र हो, या निबंध हो, उपन्यास हो, उनका विपुल साहित्य हमारे सामने उपलब्ध है एक तरीके से। और इन साहित्यों को हम देखें तो वह साहित्य है, वह कई रूपों में हमारे सामने में आता है। और 6 इनके जो परसाई रचनावली जो संपादित किया गया है, वह 6 खंडों में है। वहाँ उनकी रचनाएं उपलब्ध है, जिसका कि अध्ययन होना चाहिए। और हम क्या है ना कि ज्यो ज्यो निहारियो त्यों त्यों नयो लागत वाली बात है। जब जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उनके निबंध को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, तब तब हमें एक नई चीज सीखने को वहां मिलती है। यह एक खासियत है। मैं कुछ चुनिंदा बहुत सारी रचनाओं की चर्चा यहाँ हुई, जैसे कि वैष्णव का फिसलन, या माता दीनचांद पर, भोलाराम का जीव वगैरह वगैरह रचनाओं के माध्यम से सर ने बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। ठीक इसी तरीके से मैं कुछ 2-1 कहानी, एक उपन्यास और 2-3 निबंध के माध्यम से इनके व्यंग कर्म और उससे जो जो हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या लोक शिक्षा है, उस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। एक कहानी है भेड़े और भेड़िए। अब यह जो कहानी है, इस कहानी में एक वन प्रदेश में एक समय ऐसा होता है कि सभी जीव तय करते हैं कि अब प्रजातंत्र की स्थापना करनी है। अब देखिए कि कोई भी रचनाकार व्यवस्था, जैसा कि आदरणीय राजन जी ने कहा कि वे सुधार के लिए नहीं, बदलाव के लिए लिखते। तो व्यवस्था परिवर्तन, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में परसाई जी का जो पूरा लेखन है, वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए है कि वह आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं व्यवस्था में। सिर्फ लिख देने मात्र से काम नहीं चल रहा है, बल्कि वह व्यवस्था अगर सड़ चुकी है, गल चुकी है, तो उस व्यवस्था को बदलना जरूरी है। उसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं चाहिए, बल्कि उसमें बदलाव की जरूरत चाहिए। और इसी तरीके से जो जिस कहानी भेड़े और भेड़िए की मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से यह प्रजातंत्र है, और इस प्रजातंत्र में किस तरीके से सभी एक दूसरे को, जो शक्तिशाली या प्रभुत्व वर्ग है, वह अपने से छोटे वर्ग को कैसे अपने अधीन करना चाहता है। और इस प्रजातंत्र में जब शक्तिशाली जीत जाता है, विजय हो जाता है, उसकी चिंता यहाँ की गई है। तो एक प्रजातंत्र की स्थापना की घोषणा होती है। अब इस घोषणा में वन में जो है भेड़ थे, वो सबसे अधिक उनकी संख्या थी। वे बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारी पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी तो है ही, प्रजातंत्र क्या है, जिसकी संख्या जितनी, तो हमारी संख्या ज्यादा है तो हम ही चुने जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर भेड़िए थे जो गिने चुने थे, लेकिन वे शक्तिशाली थे, और वे चिंतित हो जाते हैं कि भाई ज्यादा जनसंख्या तो भेड़ों की है, तो इसीलिए उनका शासन हो जाएगा, हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो भेड़िए की इस चिंता को उबारने के लिए एक चाटुकार बूढ़ा सियार आगे आता है, और वह उनके लिए 3 रंगे सियार को तैयार करता है। देखिए यह जो व्यंग है, अब हमारी व्यवस्था में ये जो रंगे सियार 3 कौन कौन होते हैं? एक विद्वान, दूसरे विचारक और तीसरे लेखक। वह इन तीनों की मदद से भेड़ियों को अपना चुनाव प्रचार करने की सलाह देते हैं, और ये रंगे सियार वन की जनता के बीच जाकर भेड़ियों के लिए प्रचार करते हैं। अंतोगत्या यह होता है कि भेड़ सियार के धोखे में फंस जाते हैं, और फंस करके भेड़िए को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। अब उनका वो जो मौका है डेमोक्रेसी में कि एक बार हमें वोट देने का जो अधिकार है, जब हम उस अधिकार हमसे हम अधिकार का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और यही स्थिति
इन भेड़ों के साथ भी होती है कि जब वह भेड़िए को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, उसके बाद होता यह है कि कोट अनकोट में पढ़ रहा हूँ कि हर भेड़िए को जब पहला कानून बनता है और उस पहले कानून में यह प्रस्ताव पारित होता है कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। यह है इस प्रजातंत्र का न्याय कि अपनी सुविधा के लिए किस तरीके से वह शासक वर्ग एक तरीके से शोषक हो जाता है और जो शोषित उत्पीड़ित आम जनता वो हमेशा से एक उस भेड़ के समान होती है जिसे हमेशा ठगा जाता है। तो प्रजातंत्र पर इससे बड़ा व्यंग बहुत हमें कम दिखता है। अब सर ने एक दूसरी कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, भोला राम का जीव। अब जाहिर सी बात है वह जो भोला राम का जीव से हम सभी परिचित हैं, उसकी मृत्यु का कारण क्या है? तो जब नारद पूछती हैं भोला राम की पत्नी से कि भाई इसकी मृत्यु क्यों हुई, वो जवाब देती है, मैं कोड अनकोड पढ़ रहा हूँ कि क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे और पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे और वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था, फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या यह व्यवस्था है जिस व्यवस्था पर, और ध्यान दीजिए क्या ठीक यही कहानी एक तरीके से जब मैं नागार्जुन को पढ़ता हूँ, नागार्जुन की एक कविता है प्रेत का बयान, उस प्रेत का बयान में जो मास्टर मरता है उसकी भी यही दशा होती थी और उसका भुगतान जो पेंशन व्यवस्था है, जो सरकारी अमला है, किस तरीके से लोगों को ऑफिस का चक्कर दौरा, ये जो भ्रष्टाचार जो एक व्यवस्था बन गई हमारे सिस्टम की, तो उस सिस्टम पर यह जो व्यंग है वह बार बार हमें यह सोचने पर मजबूर क्या इस सिस्टम, इसलिए मैंने कहा कि यह सिस्टम में बदलाव चाहिए, सुधार चाहिए या सिस्टम बदलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम बदलनी ही चाहिए। ठीक इसी तरीके से एक और कहानी है सदाचार की ताबीज, जो किस तरीके से भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार को मिलाने के लिए राजा ताबीज बांधता है अपने कर्मचारियों के हाथे में। 1 तारीख से 28, 20, 25 तारीख तक तो कर्मचारी ठीक रहता है, लेकिन 31 तारीख आते आते क्या होने लगे, अरे आज तो 31 है, आज ले लो, आज ले लो। ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वास्तव में आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी दृढ़ हो गई हैं कि कोई आदमी यह सोच ही नहीं सकता कि बिना सिफारिश के अथवा बिना रिश्वत दिए साधारण सा भी काम हो सकता है। रिश्वत लेना और देना एक तरीके से हमारे दिनचर्या का या आम प्रचलन हम मान सकते हैं कि हो गया है। प्रलोभन, गरीबी, अवसरवादिता, पथभ्रष्टता, अनैतिकता, ये आदि ये सभी चीज जो है सो इस भ्रष्टाचार को फलने फूलने का अवसर देते हैं। और परसाई जी इसी भ्रष्टाचार के सर्वव्यापी रूप को राजा और दरबारियों के रूप में देखने का प्रयास किया है और वह जानते हैं, वह जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तो होना जरूरी है, लेकिन जो उन्होंने मार्गे की बात कही वह यह है कि व्यवस्था परिवर्तन से पहले लोगों के आर्थिक पक्ष पर भी हमें ध्यान देना होगा। जब तक उनका आर्थिक पक्ष नहीं सुधरेगा तब तक सिर्फ भाषण से या उपदेश से कुछ होने वाला नहीं है। ये इसके बहुत सारी लगभग उन्होंने 350 से अधिक कहानियां लिखी हैं जिनके मूल में वही जो व्यवस्था के प्रति जो एक तरीके से
व्यंग है, उस व्यंग के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि पहलुओं पर को सामने लाने का प्रयास किया है। उनका एक उपन्यास, छोटा सा उपन्यास है, यद्यपि उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, लेकिन मैं यहाँ एक, चूंकि मैं जिस विधा से जुड़ा हुआ हूँ शिक्षण से, तो शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उस चीज को लाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण उनका उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, यह 1962 में प्रकाशित हुआ था। और एक तरीके से कहा जाए जो स्वातंत्र्योत्तर जो हिंदी उपन्यास है, उस स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में इस उपन्यास को देखा जा सकता है। जैसे इंसाल्लाह खान ने एक कहानी लिखी थी, रानी केतकी की कहानी। हमें जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो आरंभिक जो हिंदी कहानियां हैं उसमें रानी के उसी की शैली की तर्ज पर इसका जो नामकरण है वह रानी नागफनी की कहानी। अब इस कहानी में के माध्यम से जो हमारे समाज के जो अंतर्विरोध हैं और जो विद्रूपताएं हैं, उन विद्रूपताओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं। इसके जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, वह कुंवर अस्तभान है, रानी नागफनी है, राजा निर्बल सिंह है, मुख्य अमात्य हैं गोवर्धन दास है। इन सब के माध्यम से हरशंकर परसाई जो देश की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, आर्थिक प्रणाली है, सामाजिक जीवन मूल्य है, राजनीतिक जीवन में जो कदाचार है, और सबसे बड़ी बात की पूरी व्यवस्था में जहर की भांति जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार पर एक तरीके से यह उपन्यास व्यंग्य करता है। अब देखिए कि यह जो उपन्यास है उसका जो नायक है वह जाहिर सी बात है उसका नाम अस्तभान राजकुमार है, और वह लगातार परीक्षा में फेल होता है। लेकिन परीक्षा में फेल होने के बावजूद इतना तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा में अगर फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह मंद बुद्धि का व्यक्ति है, लेकिन उसे गर्व है, मंद बुद्धि का होने के बावजूद भी उसे यह गर्व है कि वह अपनी गौरवशाली परंपरा का निर्वाह कर रहा है। और वह अपने पिता को लिखता है कि पिताजी, अपने कुल में विद्या की परंपरा नहीं है, आप 12 खड़ी से आगे नहीं पटे। पितामह स्याही का उपयोग केवल अंगूठा लगाने के लिए करते थे, मैंने विद्या की परंपरा डालने की कोशिश की पर मैं असफल रहा। अब देख, वह है निरामूर्ख, मंद बुद्धि, लेकिन उसे गर्व है इतना होने के बावजूद भी हम अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वह पास नहीं होता, लेकिन वह सारी तिक्रम करता है, कुंजिका का उपयोग देता है, परीक्षा में कदाचार करता है, नकल करता है, अनाप शनाप पैसा खर्च करता है। और एक तरीके से अगर देखें तो गहराई में जो परसाई जी जो है फैंटेसी रचते हैं, और उस फैंटेसी के माध्यम से जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था में जो प्रचलित विकृतियां हैं, जो पाखंड हैं, जो विद्रूपताएं हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो शिक्षा है वह सर्वजन सुलभ नहीं रह गया। जिनके पास पैसा है वही उचित या अनुचित तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जाहिर सी बात है राजकुमार यही काम करना चाहता है, लेकिन अंततोगत्वा वो परीक्षा में असफल होता है, और असफल होने के कारण वह आत्महत्या का, जैसे कि यह एक सामान्य प्रवृत्ति आजकल जो ये आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति नवयुवकों में है, कि जहां न एक थोड़ी सी भी असफलता मिली नहीं कि वह अपने जीवन इहलीला को समाप्त कर लेना चाहते हैं, और जो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति नवयुवकों में बढ़ रही है उस प्रवृत्ति की ओर इशारा कहीं ना कहीं हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। जब वह आत्महत्या करने के लिए जाता है तो वहीं राखड़ सिंह की एक कन्या होती है जिसका नाम, जो शीर्षक का नाम है नागफनी, उस नागफनी से
उसे मुलाकात होती है, दोनों में प्रेम होता है जो कथानक आगे, और वह आत्महत्या त्याग करके एक दूसरे से विवाह कर ले। अब देखिए, यह जो एक ट्रांजिशन पीरियड है सांस्कृतिक रूप से, खास करके जो सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमण के इस दौर में जो आदर्श एक तरीके से ढकोसले हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, या एक तरीके से जो हमारे जीव स्वीकृत मूल्य रहे हैं, उन मूल्यों में स्खलन होता जा रहा है, इसकी ओर इशारा यहाँ पर साईं जी करना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें एक जो बूढ़ा राजा है जिसकी उम्र लगभग 100 वर्ष है, जिसका कि नाम राजा निर्बल सिंह, और वो एक तरीके से सामंती व्यवस्था या उसकी परंपरा के प्रतीक हैं। उनके कई नाती पोते हो चुके हैं, लेकिन वह मृत्युशैया पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके जो नागफनी बहुत ही सुंदर कन्या होती है, वह अपने सिपह सालार से कहते हैं उस अवस्था में भी कि मैं नागफनी से विवाह करना चाहता हूं। जबकि महाराजा की स्थिति यह है कि हमारे महाराज बिस्तर से उठ नहीं सकते, इसीलिए बारात लेकर आपको आना पड़ेगा, लड़की वालों को आना पड़ेगा। ये जो सामंती एक तरीके से मध्यकालीन मनोवृत्ति है, जिस मनोवृत्ति में स्त्री को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझी जाती थी, कहीं न कहीं इस निर्बल सिंह के माध्यम से हरिशंकर परसाई उसी तथ्य को सामने लाना चाहते हैं कि वास्तव में, क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि हरिशंकर परसाई स्त्री स्वातंत्र्य के बहुत बड़े पैरोकार थे, और यही कारण है या उन्होंने इस छोटे से उपन्यास में जो स्त्री के जो दयनीय दशा है, उस दशा का चित्रण करके अपनी उस नारी मुक्ति की जो कामना है, उस कामना को उन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया। अब मैं एक दो निबंध पर आना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने जैसा कहानी, उपन्यास, निबंध भी इनके बहुत है। अगर विषय के आधार पर इनके निबंधों का हम वर्गीकरण करें तो हम कह सकते हैं कि इनके निबंध जो हैं वह 3 तरह से, एक तो सामाजिक विसंगतियों पर जो उन्होंने निबंध लिखे, दूसरे राजनैतिक विसंगतियों पर जो निबंध लिखे हैं, और तीसरे सांस्कृतिक विसंगतियों पर जो निबंध उन्होंने लिखे। सामाजिक विसंगतियों पर लिखे गए उनके निबंध बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज में जो व्याप्त जो विकृतियां थी या कुरीतियां हैं या जो विद्रूपताएं हैं, उन सब को अपने व्यंग्य का लक्ष्य बनाया। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण या जो ये दिखावा होता है, जो आडंबर होता है, जो असंतोष है, जो ट्रेजेडी है, ये अनेक चीज हमारे समाज में भी व्याप्त हो रहे, और उसके कारण जो आर्थिक दबाव और अभाव के बीच जीने वाला जो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग है, और उनके जो अपने असंतोष हैं या टूटन है या कुंठा है, हताशा है, इन सब को परसाई जी ने अपने व्यंग्य रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने समाज में जो व्याप्त दंभ है, जो दोगलापन है, जो जैसा कि उन्होंने राजेंद्र जी ने कहा था कि कथनी और करनी में अंतर, जो लेखक, व्यंग्य लेखक वही हो सकता है जिसमें मौलिकता हो या ईमानदारी हो, और कहने की साहस हो। साहस वही कर सकता है जिसमें ईमानदारी हो। ईमानदार आदमी ही साहसी हो सकता है। और हरिशंकर परसाई वास्तव में ऐसे ही व्यंग्यकार हैं जो न सिर्फ ईमानदार हैं, न सिर्फ मौलिक हैं, बल्कि वह सही को सही और गलत को गलत कहना चाहते हैं, कहना जानते हैं। और इसीलिए वह समाज में जो व्याप्त चाहे पाखंड है, स्वार्थपरकता है,
आदि जितनी भी विसंगतियां हैं उन सब पर चुटीली व्यंग करते हैं और कहने से हिचकते नहीं। अब जैसे उनका एक निबंध राम का दुख और मेरा दुख, इसमें उन्होंने मध्य वर्ग की स्थिति कैसी है उससे वह परिचय कराने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो राम है उनको पुराणों की दुनिया से निकाल करके टपकने वाली छत के नीचे रहने वाले निम्न मध्यवर्गीय एक किराएदार की दुनिया में डाल दिया है। यह एक लेखक के कलम की ताकत है कि राम को उस कुटिया में रख दिया है जो कि चू रहा है टप टप। कोट अनकोट उसी निबंध का मैं पढ़ रहा हूं कि राम की बात राम जाने, बादलों की गर्जना से डरता मैं भी हूं, पर इस डर का कारण जानता नहीं। राम वाला कारण नहीं है, मेरे डर का कारण कोई हरण की गई प्रिया नहीं है, वह मकान है जिसकी छाया तले बैठा हूं। राम इस भय को नहीं जानते। वे किसी किराए के मकान में चतुर्मास काटते तो भाई को ऐसी बातें थोड़े ही सिखाते कि हे लक्ष्मण, पर्वत बूंदों के आघात को ऐसे सह रहे हैं जैसे संत जन दुष्टों के वचन सहते हैं। वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे ठीक सिरहाने एक बड़ा टपका है, मुझे रात को नींद नहीं। कहने का मतलब है कि परसाई जी पौराणिक पात्रों की प्रायः जो मिडिल क्लास या जो असहाय है या जो वंचित है उसके समानांतर रह करके देखने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरीके से उनका एक निबंध है कंधे श्रवण कुमार, जिसमें कि दो पीढ़ियों का जो अंतर है उस अंतर को देखने का प्रयास किया गया है श्रवण कुमार के माध्यम से। और साथ ही साथ आगे यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे निबंध हैं जिनकी चर्चा सामान्यतः की जाती है। एक और निबंध है राम से जुड़ा, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, जो सामाजिक विसंगतियां हैं इसमें भी हमें देख, और हर एक दृष्टिकोण से हर एक पहलू पर वह कुठाराघात करते हैं। और जिस वह वहां जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि कवि को क्या कहा, रवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वास्तव में कवि ही नहीं कोई भी रचनाकार वहां पहुंच सकता है जहां रवि नहीं पहुंच सकता। और हरिशंकर परसाई वास्तव में साधारण व्यक्ति की उस जगह तक पहुंचते हैं, उसकी उस समस्या तक पहुंचते हैं जहां तक सामान्यतः जो हमारे सत्तानसी हैं उनको वहां तक नजर नहीं पहुंचते हैं। उसी तरीके से ऐसा भी सोचा जाता है या प्रतिमा सिंदूर खरोंचे, बहुत सारे ऐसे निबंध हैं जो जिनके माध्यम से, या ब्राह्मण से शूद्र तक जो उनकी सामाजिक जो एक तरीके से निबंध हैं उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। फिर उन्होंने जो राजनीतिक विसंगतियों पर जो निबंध लिखा जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, उसमें ठिठुरता हुआ गणतंत्र है जो कि बहुत ही उसी तरीके से राजनीतिक गांजा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना जरूरी है कि वास्तव में इनके जो राजनीतिक व्यंग्य हैं उनका उद्देश्य कहीं न कहीं नैतिकता से जुड़ा हुआ है, ऐसी मेरी मान्यता है। ठंडा और बांसुरी, क्योंकि यह जो नैतिकता है, और जैसा कि वह नैतिकता उनकी ईमानदारी से निकल करके सामने आती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जिसके क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जीवन है या नया भारत या अभूतपूर्व भूतपूर्व, सर्व संस्कृति, दौर प्रधानमंत्री पद की, राजनीतिक पूंगी या राजनीतिक नोट, बहुत सारे ऐसे निबंध हैं जिसको कि हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सांस्कृतिक विसंगतियों पर जो उन्होंने व्यंग्य किए हैं उसके अंतर्गत अगर हम कुछ एक निबंध का नाम ले सकें तो उसमें जैसे कि सुजलांग सुफलांग है, जो
इसके बाद आप हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण निबंध जिसकी चर्चा अक्सर और पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है, आंगन में बैगन, आंगन में बैगन, जो परसाई जी इसमें घर में जो बनी वस्तुएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर पगडंडियों का जमाना, विज्ञापन, अभी निर्मल सर ने बात की थी कि किस तरीके से विज्ञापन जो की चर्चा उन्होंने की थी, कि जो उसी तरीके से उनका एक निबंध है, विज्ञापन में बिकती नारी की क्या स्थिति है आज, कि वास्तव में विज्ञापन में नारी का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन पर वह पहले ही लिख चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सुपारी, सरी सुपारी की संस्कृति, यह भी निबंध, क्या अतिथि देवता नहीं रहे, किस भारत भाग्य विधाता को पुकारें, भारत मानव महासागर तीरे। तो बहुत सारे ऐसे निबंध हैं जिन निबंधों में परसाई जी ने तीखी आलोचनात्मक दृष्टि देखने को मिलती है। वास्तव में अपने समय और समाज के प्रति लेखकीय जो एक दायित्व होता है, लेखक का जो दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन करने में वह वास्तव में अगर कहा जाए कि वह अपने समय के रचनाकार से कहीं न कहीं आगे है, तो यह अतियुक्ति नहीं होगी। और यही कारण है कि परसाई जी की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण परसाई ने एक तरीके से पाठक के साथ, जो पाठक है उस पाठक वर्ग के साथ उन्होंने सीधा संबंध बनाया। और यही कारण है कि उनकी जो लोकप्रियता कहिए या उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है, उस कारणों में से एक कारण यह है कि वह पाठक से, और क्योंकि सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, और राजेंद्र जी ने कहा था कि वह सीधे लोगों से भाषा और शैली पर उन्होंने चर्चा की थी। सही बात है, उनकी भाषा शैली पर बात हो चुकी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों को लेकर के परसाई जी आगे चलते हैं, शायद वह उनके समय के, अपने समय के या समकालीन रचनाकारों से जो वह आगे निकल जाते हैं, क्योंकि नैतिक मूल्यों के बिना व्यंग्य जो है वह वास्तव में स्थायी या शाश्वत हो ही नहीं सकता। और यह नैतिक मूल्य ही है जो इनके व्यंग्य को एक न सिर्फ नई दिशा देती है बल्कि उसे चिरस्थायी भी बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षेप में शायद कुछ कह सका आप लोगों के सामने में। तो समय की अपनी सीमा है, और तो कुछ रचनाओं के माध्यम से मैंने हरिशंकर परसाई की जो व्यंग रचना है उससे मिलने, सबसे बड़ी शिक्षण तो रचना, जो भी रचनाएं हैं मगर शिक्षा तो उससे तो हमको, अब उन्होंने कहा कि हमको बार बार जो है क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। वास्तव में इनका विपुल साहित्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम 2-4-5 रचनाओं को पढ़ करके, यह सिर्फ हमारे अध्यापकीय जीवन में भी होता है, जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं प्रसिद्ध हो जाती हैं उन रचनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ने, लेकिन वास्तव में उनकी छोटी छोटी रचनाएं भी हैं, लेकिन हर एक रचनाएं इतनी मार्मिक है कि वास्तव में वह अंदर तक, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य की परिभाषा करते हुए कहा था ना कि व्यंग्य वह है जहां कहने वाला अधरोष्ठों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा, फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बनाना हो जाता है। तो वही स्थिति है कि हजारी प्रति यह कहने वाला कह रहा है और सुनने वाला अंदर ही अंदर वह कचोटता है। वह हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं हमें बार बार मजबूर करती है सोचने पर कि वास्तव में जो व्यवस्था हमारे सामने है, जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जो सांस्कृतिक विसंगतियां हैं, जो आर्थिक विषमताएं हैं, उसके पीछे आखिर कारण क्या है। उन कारणों की पड़ताल करते करते हरिशंकर परसाई
हमारे सामने आते हैं। और यही कारण है क्योंकि वो हमेशा व्यक्ति और समाज उनके सामने होता है, वो व्यक्ति और समाज से निरपेक्ष होकर के रचना नहीं कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि हरिशंकर परसाई जी का भी ये स्पष्ट मानना है कि व्यंग्य जो है, चूंकि व्यंग्य को उन्होंने हथियार क्यों बनाया, उन्होंने हथियार बनाया व्यंग्य को अपनी रचना के लिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। और जाहिर सी बात है कि अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि व्यंग्य हर कोई नहीं लिख सकता। व्यंग्य वही लिख सकता है जिसका तादात्म्य समाज से, जिसका तादात्म्य मनुष्यता से हो, वही व्यंग्य लिख सकता है। क्योंकि ये सही है कि हिंदी साहित्य के अंदर एक लंबी परंपरा है, चाहे वह सराफाद रहे हों, जब वह लिखते हैं कि यही सो सरस्वती प्रयाग, यही सो गंगा सागर वाराणसी प्रयाग, यही सो चंद्र दिवाकर, क्षेत्र पीठ उपबीट एहूं मैं भ्रमेऊ समिष्ठाऊं, देह सदृश तीर्थ मैं सुनेऊ न देखूं। जब वह कहते हैं, वह भी व्यंग कर रहे होते हैं उस धार्मिक पाखंड पर। चाहे गोरखनाथ लिख रहे होते हैं, चाहे कबीरदास जब लिखते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद, तो क्या वह व्यंग नहीं कर रहे होते हैं? चाहे तुलसीदास जब लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिक, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग चिद्यमान सोच बस, कहे न एकन सो कहाँ जाए का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब लिखते हैं भारत दुर्दशा, या प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, निराला, प्रेमचंद, नागार्जुन, अब देखें ये सभी रचनाकार जीवन से, समाज से जुड़े हुए रचनाकार, और जो समाज से जुड़ा होगा उसी में वह धार होगी, और जिसमें धार होगी, जिसमें पैनापन होगा, वही व्यंग्य लिखेगा। और ऐसे ही व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। आइए हम उनके जन्मशती में उनको सत सत नमन करते हैं। सादर धन्यवाद आप सभी को, आपने ध्यानपूर्वक सुना इसको। बहुत बहुत धन्यवाद कालीचरण जी। आपने अनेक रचनाओं को खेल में रखकर परसाई जी के रचनाक्रम, उनका लोक शिक्षण पर बात करी। और बड़ी मूल जो बात है कि व्यंग वही लिख सकता है जिसके पास नैतिक मूल है, वही लिख सकता है जिसके पास सामाजिक संवेदना है या समाज की चिंता है। अन्यथा कोई व्यंग नहीं लिख सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भले उनके शब्द अलग थे किंतु अर्थ मुझको यही लगा। मैं राजनीतिक व्यंगों पर बातचीत की, सामाजिक व्यंगों पर बातचीत की, उनके निबंध पर बातचीत की, जो आरंभिक, जिनको वो कहानी कहते थे और परसाई जी कहते थे कि मैं कहानी कहता हूँ कि लोग उसको व्यंग्य कहते हैं, उन पर बात की। मैं एक छोटी सी 4-5 लाइन का राजनीतिक व्यंग्य पर उनकी कितनी तीखी दृष्टि थी। एक उनका एक व्यंग्य था जॉर्ज का जेरूसलम। उसमें जॉर्ज साहब, मोरारजी देसाई की सरकार थी, जॉर्ज साहब भी मंत्री थे और कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, उस पर चर्चा हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस ने लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे सरकार के पक्ष में बात रखी और बहुत विस्तार से बातचीत की। और उस भाषण से सबको ऐसा लगा था कि सरकार बच जाएगी। और जब सवेरे उठते हैं तो लोगों को पता चलता है कि जॉर्ज साहब ने अपना दल बदल दिया है और वो चरण सिंह के साथ में हो गए हैं। उस सरकार के विरोध में होती है, सरकार गिर जाती है। तो यही बात परसाई जी पकड़ते हैं नैतिक, कि 12 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि जॉर्ज बदल गए, उनका नैतिक बदल गया। एक और बात, इसी संदर्भ में सामाजिक व्यंग्य की बात कर रहा हूँ,
जरा वो वाइफ है। परसाई जी एक मित्र के साथ मिलने जाते हैं और मिलते हैं। मिलने के बाद चाय पानी होती तो उनके जो मित्र है वो अंदर जाके चाय ले आते हैं और पत्नी बाहर नहीं आती है। और साल 2 साल के बाद जब मिलने जाते हैं तो पत्नी भी वही है और क्या कहते हैं कि वो पत्नी आती है, वो चाय बनाई जाती है, वो उनके मित्र आते हैं, चाय उनको देते हैं, प्रसाद जी को पिलाते हैं और पत्नी नमस्ते कह के चली जाती है। और वो कहते हैं कि श्रीमती जी टीचर हो गई हैं, नौकरी करने लगी हैं, एक की तनख्वाह से गुजारा नहीं चलता है। क्या बात है भाई, एक की तनख्वाह से गुजारा नहीं चलता। वो नैतिक मूल्य, एक को पर्दे में रखना, एक को बाहर, ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत लंबी बात हो जाएंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं शंकर मुनि राय साहब, उनसे आग्रह करता हूँ संक्षिप्त में जितना भी हो 1-2 मिनट बातचीत करें। और मंडलेकर जी से भी आग्रह है कि वो भी अगली बार मतलब मुनि जी के बाद तैयार है अपनी बात कहने के लिए। तो शंकर मुनि राय जी, आप राजनांदगांव से हैं और बहुत व्यंग कविता लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं। शंकर सर आपका माइक बंद है, ऑन करिए। आपका माइक बंद है शंकर मुनि राय सर। हाँ, ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो ऑन करिए, माइक बंद है आपका। राज साहब आपका माइक बंद है, उसको बीच की बटन होगी जो माइक का सिंबल होगा उस पे आपका शंकर सर आपका जो फोटो है ना, फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड में ऑडियो माइक वाला होगा, उसको टच करिए तब आपका माइक ऑन होगा। नहीं, कैमरा बंद कर दिया आपने, कैमरा के बगल वाला, कैमरा के लेफ्ट साइड वाला। हाँ जी, आ गया, खुल गया। आ गई आवाज आ गई। स्वागत। सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। पहली बार इस मंच पर जुड़ने के लिए रमेश सर के प्रति आभारी हूं। मुझे अभी दिख रहे हैं कैलाश सर जी, डॉक्टर ब्रजेश जी, ये अनुराधा जी, ललिता जी, रमेश जी, और मैंने झा जी को सुना, गुप्ता जी को सुना। देखिए मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के बीच बोलने का मौका मिल रहा है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परसाई जी का मुक्तिबोध के साथ जो संबंध था और परसाई जी उस महल में आकर के और एक रात तक उनके ब्रह्म राक्षस कविता, अंधेरे में कविता का पाठ सुना था, उस स्थान को जिसमें मुक्तिबोध जी रहा करते थे, उस महल को या उस खंडहर को जिसमें मुक्तिबोध जी रहते थे, उस खंडहर को आज छत्तीसगढ़ शासन ने एक स्मारक के रूप में विकसित कर दिया है। जब मैं पिछले इसी महीने के 1 तारीख को वहां पर गया जबलपुर में, और रमेश जी से और कृष्ण जी से साथ मेरी मुलाकात हुई, और तो मेरी इच्छा थी कि मैं उस स्थल को देखूं जहां पर परसाई जी रहा करते थे। आप दोनों के सौजन्य से मैं वहां पहुंचा, देखा तो मेरा जो सपना था कि जो व्यक्ति हिंदी व्यंग साहित्य को स्थापित किया और एक हमारे लिए आदर्श बना, इतने बड़े रचनाकार का जो महल होगा, जो आवास होगा, वो किस रूप में होगा, यह देख करके मैं अभिभूत हो गया कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। रमेश जी ने बताया कि वे इसी मकान में रहते थे और आजीवन इसी में रहे, वो कभी हमेशा किराए के मकान में रहे। देखिए, हो सकता है आपको लगे कि मैं अप्रासंगिक हो रहा हूँ, लेकिन मैं विषय पर बोलने जा रहा हूँ। हम लोगों ने जितना पढ़ा है, देखा है, 1970 के दशक से हमारी जो है शिक्षा शुरू हुई है, हाई स्कूल की, वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी जो मेरे गुरु थे, उनके माध्यम से मैंने आपको अर्थात आप मतलब है कि परसाई जी को समझने का प्रयास किया। उनका कहना था कि अगर पूरे भारतवर्ष के स्वतंत्र, देखिए परसाई जी पराधीन भारत में जन्म लिए
और स्वतंत्र भारत के 20-25 वर्षों का जो राजनीतिक स्वरूप था, सामाजिक स्वरूप था, उसको उन्होंने अपने रचना का विषय बनाया। तिवारी जी का कहना यह था कि अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 25 वर्षों का 30 वर्षों का इतिहास जानना है, किसी को समझना है, तो परसाई जी के व्यंग को समझ लेना चाहिए। हिंदी व्यंग में की उत्पत्ति या लेखन की जो परंपरा है भारतेंदु से शुरू हो रही है, मानी जाती है। बाल मुकुंद गुप्त आदि सारी चीजें वो लिखा करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि परसाई जी ने व्यंग को एक विधा के रूप में स्थापित किया। इससे पहले व्यंग जो है एक शैली के रूप में चल रही थी हमारे यहाँ। व्यंग नाटक है, व्यंग कविता है, व्यंग उपन्यास है, आदि बातें चल रही थी। और परसाई जी के आगमन के बाद यह जो है व्यंग जो है एक विधा के रूप में स्थापित हुआ। मैं तिवारी जी की बात में बता रहा हूँ। तिवारी जी ने एक लेख लिखा और उसमें कहा कि व्यंग जो है एक विधा भी है और एक शैली भी है, और इन दोनों चीजों को समझने के लिए आप परसाई को पढ़ा करो और पढ़ो। आज हम देखते हैं कि परसाई जी ने व्यंग को दोनों रूप में लिखा, स्वतंत्र व्यंग के रूप में भी लिखा और जो है संवाद के रूप में भी बोला, शैली में भी लिखा, कथानक कहानी के रूप में भी लिखा है। लेकिन पॉपुलर हुए वे अपने व्यंग कॉलम से, जो अखबारों में पत्रिकाओं में लिख करके, और वो जितना पॉपुलर हुए उतना कोई रचनाकार नहीं। दूसरी बात, ये अकेले ऐसे व्यंग्यकार हैं हमारे लिए जो पत्रकारिता से, यानी व्यंग लिख करके, रचना लिख करके परिवार चलाए, ऐसा और कोई नहीं रहा। बार बार मैं बातें सुन रहा था गुप्ता जी की, झा जी ने भी कहा और बार बार याद दिला रहे हैं रमेश जी सर्वे की, आप व्यंग लेखन के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें ईमानदार होने के लिए क्या जरूरी है, हम इस पर चिंतन करें। व्यंग लिखने के लिए तो ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन ईमानदार होने के लिए क्या जरूरी है? कितना त्याग किया, कितना तपस्या की उन्होंने, किसी की जी हजूरी नहीं स्वीकार की, नौकरी उन्होंने छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से उन्होंने एकदम सरस्वती को अपना आराध्य माना, कलम को अपना हथियार बनाया और समाज की विसंगतियों पर उन्होंने कलम को हथियार की तरह चलाया। अभी बार बार उल्लेख हो रहा था कि उन पर हमला हुआ, ठीक है, इमरजेंसी के समय की बात है, जिस समय उन्होंने कुछ लिखा था, वहां पर कुछ असंतुष्ट लोगों ने उन पर हमला किया, टांग टूटी थी। लेकिन विकलांग श्रद्धा का दौर भी उन्होंने उसी समय लिखा। ये जो है रचनाकार के लिए उनको जो है विषय की तलाश करने की जरूरत नहीं थी। वो तो जो देखते थे उसको प्रत्यक्ष लिखते थे, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। तो ये इंटरनल जो पावर है वो आज की हम जैसे रचनाकारों के बीच जो जागृत नहीं हो पा रही है। वो अकेले एक युग पुरुष थे, शताब्दी पुरुष थे, जिनको किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। और डर नहीं लगने के लिए उन्होंने अपने विल पावर को जिस ढंग से विकसित किया था, उस तरह की रचना धर्मिता आज बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है। हम जब लिखते हैं, आज के रचनाकार लिखते हैं, तो संपादकों के लिए भी सवाल होते हैं कि तुम ये जो लिखे हो, लिखने के बाद या तो तुम सस्पेंड हो जाओगे, अब हम इसको नहीं छापेंगे, वरना हमारा अखबार बंद हो जाएगा, हमारी पत्रिकाएं बंद हो जाएगी। अभी मैं एक कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं एक पत्रिका के वार्षिक कार्यक्रम में था, विषय दूसरा था, लेकिन शताब्दी वर्ष होने के कारण वहां पर भी परसाई जी का ही उल्लेख हो रहा था। कई लोगों ने उनको उस पत्रकारिता के क्षेत्र में वहां पर स्थापित किया और कहा कि यह पत्रकारिता ऐसे होनी चाहिए और पत्रकार को भी चाहिए कि निष्पक्ष रचनाकारों की रचनाओं को भी स्थान दे। लेकिन परसाई जी ऐसे व्यंग्यकार थे जिनकी रचनाएं छापने के लिए लोग तरसते थे, मांगा करते थे। आज हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई हमारी छाप दे, लेकिन वो तो बिल्कुल खुले एक एक कॉलम। मुझे याद है कि जब हम लोग वो उस समय नवभारत अखबार हिंदुस्तान अखबार पढ़ा करते थे,
उस समय उनके व्यंग कॉलम के ही लिए पत्रिका लिया करते थे, उसको पढ़ते थे। क्यों? व्यंग वह है जो हमारे घाव को, हमारे दर्द को बार बार पिंच करता है, लेकिन वैसा है कि उस दर्द को सुनने वाला, बर्दाश्त करने वाला चाहता है कि पुनः एक बार हमें इस तरह की धार दी जाए, और यह तेवर केवल उन्हीं में था। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। शताब्दी वर्ष है, साल भर कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम लोग भी कुछ प्लान बना रहे हैं। अभी हम लोग 10 दिन पहले यहाँ राजनांदगांव के सृजन समाज भवन में प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो लोगों ने कहा कि 22 तारीख को तो शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है, आप लोग पहले ही क्यों कर दिए? ये भी होगा, 22 तारीख को तो शुरू होगा। तो वहां पर हम लोगों ने जो उसका उत्तर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है, वर्ष से ले रहे हैं और वर्ष भर, पूरे साल भर इनका कार्यक्रम चलेगा। ये हमारे लिए, जो रचना धर्मिता से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है परसाई जी। और मैं तो यह कहता हूँ कि वो जिस आवास में रहा करते थे, वह आवास हमारे लिए तीर्थ स्थल है। और हम रचनाकारों को जब भी कभी जबलपुर जाते हैं, एक बार जा करके उसका नमन करना चाहिए। एक सवाल, जब मैंने इस पर यहाँ आने के बाद एक आलेख लिखा, तो लोगों ने कहा कि भाई वो तो किराए के मकान में रहते थे, तो उसको जो है स्मारक बनाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब यह है कि देखिए, लम्हे की में जो गए होंगे, अभी मैं गया था पिछले साल, लम्हे देखा, उनका जो आवास था, मूल ढांचा उसी प्रकार से है, और उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके दर्शनीय बना दिया गया। मुक्ति बोध जी जिस खंडहर में रहते थे, और उसी खंडहर में ये आकर के उनके अंधेरे में कविता का पाठ सुने थे, और उन्हें लिखा है कि हम पहली बार मुक्ति बोध ने उस कविता का पाठ किया। उस महल, माने उस खंडहर को आज स्मारक बना दिए गए हैं। तो क्या जन्मेजय जी बोलते हैं कि जबलपुर व्यंग की जननी है, मातृभूमि है, क्या उस भूमि को एक स्मारक का रूप नहीं दिया जा सकता है? इस शताब्दी वर्ष में मैं समस्त व्यंग रचनाकारों से, हिंदी के जितने भी हिंदी पट्टी के रचनाकार हैं, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम ये भी प्रयास करें कि उस स्थल को जिसमें आवास में रहते थे, वो उसका एक जो है दर्शनीय नाम दिया जाए। किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। झा जी को मैं सुन रहा था, बिहारी थे, मैं भी बिहारी हूँ, बिहार का हूँ, और मैं उसी महाविद्यालय में हूँ जिसमें मुक्ति बोध जी रहा करते थे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कभी हमारे यहाँ आइए, राजनांदगांव में पधारिए, मैं उस स्थल पर दिखाऊंगा जहाँ पर मुक्ति बोध जी और परसाई जी ने एक रात में अंधेरे में कविता का पाठ किया था। बहुत बहुत आभार शंकर मुनि जी, आपका आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। जी जी, मैं एक दो सूचना दे दूं जो कि आपके मन के उद्गार थे उस संबंध में। आपको तो पता है, हमने 6 तारीख को परसाई जी पे केंद्रित आयोजन किया था, और उसमें हमारे तिवारी जी और प्रेम जन्मा जी, राजीव शुक्ल और शिवराम त्रिपाठी जी भी शामिल हुए थे। उसके बाद और बातचीत बढ़ती रही। अभी जो प्रगतिशील लेखक संघ के समय पर स्थानीय शासन ने परसाई जी के सामने से जो एक सड़क जाती है, उसका नाम हरिशंकर परसाई मार्ग रख दिया है, उसकी प्रोसेस हो गई। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, हमारे एक साथी हैं जो बिल्डर का भी काम करते हैं, उनके होटल भी है, सब कुछ है। उन्होंने भी अपने एक प्रोजेक्ट का नाम, पूरा प्रोजेक्ट का नाम, पूरा एक कॉलोनी का नाम हरिशंकर परसाई नगर रख दिया है, कुछ चल रहा विकास। और हम लोग अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं कि जहाँ परसाई जी रहते थे उस जगह को, भले वो प्राइवेट मकान है, किसी और की प्रॉपर्टी है, सरकार समाज हित में उसको ले सकती है, उसका माकूल भुगतान कर सकती है मकान मालिक को कि भाई आपको इतना पैसा लो और हमको जगह दो, और अगर वो चाहे तो उसको जगह भी देख के उपकृत कर सकती है। सरकार के पास सब शक्तियाँ हैं अगर वो चाहे तो इसके लिए भी हम लोग दबाव डाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं,
और अगर हम लोगों को आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आप लोगों की भी मदद लेंगे। महसूस करेंगे कि दबाव अगर बनाना है तो हमको पूरे देश से दबाव पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मेरठ हो। मेरा उद्देश्य यही था कि हम उस जगह को जी, जी। एक स्मारक रूप दें, हाँ, वो देखें। किसी के लिए वो एक खड़ा भवन हो सकता है, हमारे लिए तीर्थ स्थल है, हमारे लिए मंदिर है, हमारे लिए धर्म स्थल है। हम जबलपुर जब भी जाएंगे उस स्थान को देखना चाहेंगे। तो मेरा भी यही निवेदन, आप हम लोग प्रयास करें, हम लोग सब लोग करेंगे। मैं बताऊं, मैं विगत अनेक वर्षों से जो मेरा मित्र आता है जबलपुर, जिसको व्यंग में रुचि है या साहित्य में रुचि है या परसाई में रुचि है, मैं सब काम छोड़कर उसको वो जगह दिखाने लेके जाता हूँ बड़ी ईमानदारी से कि तुम देख लो। ये मेरे बहुत दिनों से कर रहा हूँ, पूछ लेते, अगर अब जिसकी रुचि नहीं है तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो मैं अभी हमारे बीच में कैलाश मंडलेकर जी हैं, बहुत बड़े व्यंगकार हैं, सब जानते हैं, सब परिचित है। मैं उनको आज का जो विषय है उस पर संक्षिप्त में बात करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, श्री मंडलेकर जी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। और उसके बाद मैंने एक सेकंड, एक मंडलेकर जी, एक सेकंड, मंडलेकर जी के बाद तिरसी खरबंदा जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपनी तैयारी करके रखे। और मंडलेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। मैंने डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी को सुना, झा साहब को सुना, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त निर्मल जी को सुना। तो अब मुझे लगता है कि चूंकि अब संक्षिप्त तो इतना संक्षिप्त हो चुका है कि अब बहुत उसको और क्या मैं कहूँ। एक दो बातें कहता हूँ, मुश्किल से 2 मिनट में अपनी बात कहता हूँ। और मुझे इस पूरी संगोष्ठी में बहुत आनंद आया। केवल डॉक्टर तिवारी को न सुन सकने का अफसोस रहेगा। अलबत्ता जिन 3 वक्ताओं ने अपनी बात कही वो बहुत ही अच्छी लगी। देखिए, लोक शिक्षण तो हर साहित्य का उद्देश्य होता है। केवल व्यंग या परसाई जी के व्यंग कर्म का कंसर्न लोक शिक्षण नहीं था। लोक शिक्षण सभी होता है, पर कितनी इंटेंसिटी से लोक शिक्षण परसाई का व्यंग करता है, ये बात है। तो हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जो बात हम लोग मिस कर गए वो ये थे कि परसाई बहुत सहजता से कहते थे। ये जो सहजता शब्द है, और व्यंग के संदर्भ में एक चीज और कहना चाहिए कि हमें व्यंग के सौंदर्य शास्त्र पर, मैं सैनी जी से कहूंगा और डॉक्टर तिवारी से, कि एक गोष्ठी इस बात पर रखी जाए कि परसाई के व्यंग का सौंदर्य शास्त्र। देखिए, बहुत पहले प्रेमचंद ने एक बात कही थी कि हमें अब सौंदर्य शास्त्र की कसौटियां बदलनी पड़ेगी। ये जब पहला प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, तब ये बात प्रेमचंद ने कही थी। और आज इस बात को हम फिर से कहना चाहते हैं कि जब भी हम परसाई जी की बात करें या परसाई जी की व्यंग पर चर्चा करें, तो हम ये तय करें कि परसाई के व्यंग का सौंदर्य शास्त्र क्या है, क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, परसाई जी ने जितना लिखा है उसमें व्यंग भी है, निबंध भी है, कहानी भी है, लघु कथाएं भी है, पत्रकारिता भी है, साक्षात्कार भी है, तमाम सारी चीजें। तो परसाई जी के साथ तो संकट ही यह था कि उनके व्यंग को कहानी की तरह पढ़ा जाए कि उनके व्यंग को निबंध की तरह पढ़ा जाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि परसाई के व्यंग का सौंदर्य शास्त्र क्या होना चाहिए। दूसरी बात, परसाई का व्यंग जो है जितना सहज था, ये जो सहजता है ये भी साहित्य का और व्यंग का एक मूल्य हो सकता है, एक तत्व हो सकता है। क्योंकि परसाई जो है वो व्यंग, निर्मल जी ने एक बात बहुत कही थी, और निर्मल जी के पूरे वक्तव्य में मुझे जो लगा कि वो हमारे वर्तमान लेखन से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। वो कह रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि विषय का चुनाव,
देखिए, मैं आप निर्मल जी से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि परसाई ने कोई विषय तय करके नहीं लिखा। जितने विषय थे सब पर परसाई का व्यंग है, लेकिन परसाई की दृष्टि की बात है, विषय की बात नहीं है। परसाई जी के सामने तो जो विषय आता था और जो उन्हें लगता था उस पर व्यंग लिखा। अरस्तु की चिट्ठी आप अगर पढ़ेंगे, वो एक पूरी सीरीज है, उसमें कई विषय हैं। विषय का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आपकी दृष्टि क्या है, आपको उसमें क्या दिखाई देता है, और दूसरी बात कि आपकी पक्षधरता क्या है, आप किसके पक्ष में खड़े होते हैं, ये परसाई जी के। और तीसरी बात कि ट्रीटमेंट आपका कैसा है, आप उस विषय को किस तरह कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसका निर्वाह कैसे करते हैं। आज का व्यंग्यकार जो है वो तात्कालिक चीजों को पकड़ता तो है, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि मैं किसके पक्ष में खड़ा हूं, मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहा हूं, मेरी दृष्टि क्या है, मेरी पक्षधरता क्या है। परसाई का लेखन हमें ये सारी चीजें सिखाता है कि आप तय करिए कि आप किसके तरफ खड़े हैं। और सहजता, परसाई का व्यंग उगता है, गढ़ा नहीं जाता है। जमीन में जैसे बीज बोया है और वो सहज उग गया है, परसाई का व्यंग इतना सहज है। दूसरी एक जो अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, उन्होंने, नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने कहा था कि सौंदर्य वह है जो अतिरिक्त है उसको छांटता है। सौंदर्य वो है, सौंदर्य रिमूव्स, जो एक्स्ट्रा है उसको छांटता है। परसाई का जो सौंदर्य वो था, वो जो अतिरिक्त है उसको छांटता है, और जो खालिस तत्व है उसको सामने लाकर रखता है। यही परसाई का व्यंग बोध है। पर बहरहाल मैं इस सहजता को लेकर जरूर कुछ बातें कहने की मेरे मन में थी, पर मैं समझ रहा हूं कि समय तो बहरहाल सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सैनी जी, मुझे बोलने का अवसर दिया। सर माइक बंद है आपका, सैनी सर। मणिकर जी, हम लोगों ने जैसा कि परसाई, इसी वजह से कि हमने जन्मशती तो अभी 22 तारीख से चालू हुई है, 22 अगस्त से, किंतु हमने जनवरी से चालू कर दिया था उत्सव मनाना, उस पर बातचीत करना। आज 8 कड़ी हो गई हैं और लगभग 12 कड़ी और 24 कड़ी में बात करनी है हमको, 12 और होंगी अगले साल 24 अगस्त सितंबर तक। तो हमारे पास बहुत समय है और हमारे साथी भी बहुत उत्सुक है। जो मन में बात रखी है उसको हम बाद में अगली बार सुनेंगे, निश्चित है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं, आपने जो परसाई जी को लेकर बड़ी चिंता जो है कि, और बड़ी स्पष्ट बात कही कि परसाई जी की दृष्टि, परसाई जी की पक्षधरता बहुत स्पष्ट थी, और उनको पढ़ने से समझ में आता था कि परसाई जी किसके पक्ष में खड़े हुए। वही दृष्टि, वही व्यंग्यकार को अपनी पक्षधरता और दृष्टि को स्पष्ट करना पड़ेगा, जब ही वो बात आगे बढ़ती है। मैं, हमारे बीच में हमारे साथी तीरथ सिंह खरवंदा जी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात संक्षिप्त रूप में रखें। श्री तीरथ सिंह खरवंदा जी। खरवंदा सर अपना माइक ऑन करिए। डॉक्टर तीरथ सर आपका माइक बंद है, ऑडियो ऑन करिए जी। यस हो गया है, हो गया। अब बोलिए। सभी लोगों ने इतना सार गर्भित तरीके से परसाई जी की, आवाज नहीं आ रही है? खरवंदा सर आपका माइक तो ऑन हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही है, तो वॉल्यूम बढ़ाइए, आपकी तरफ वॉल्यूम कम होगा हो सकता है। अभी आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? खरवंदा सर हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अच्छा, मेरा माइक तो मैंने ऑन करा है, वैसे माइक तो मैंने ऑन किया हुआ है। खरवंदा जी सर माइक ऑन किया है मैंने। हाँ, तो टेक्निकल है, वो माइक तो का सिंबल तो चला गया, आवाज नहीं, तो ऑन कर दिया उन्होंने लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ,
अभी आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो अब अगर आवाज नहीं आ पा रही तो ठीक है। मैं समय काफ़ी कुछ हो गया और बड़ी आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सब लोगों ने अपने अपने कोण से बातचीत की, अपनी बात रखी। अब मैं गोष्ठी में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे साथी सहयोगी डॉक्टर श्री रमेश तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे अतिथियों, वक्ताओं का और श्रोताओं का, साथियों का आभार प्रदर्शन करें। श्री डॉक्टर रमेश तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर। हरिशंकर परसाई का व्यंग्य कर्म और लोक शिक्षण विषय पर आज के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए मैं हमारे तीनों वक्ता जो अतिथि वक्ता थे, श्री राजेंद्र वर्मा जी लखनऊ से, श्री निर्मल गुप्त जी मेरठ से, प्रोफेसर डॉक्टर कालीचरण झा जी अगरतला त्रिपुरा से, डॉक्टर शंकर मुनिराय जी और डॉक्टर श्री कैलाश मंडलेकर जी ने विशेष रूप से बहुत संक्षिप्त रूप से भी लेकिन काफ़ी प्रेरक बातचीत की। तो आप सभी साथियों का, अग्रजों का मैं व्यंग्यधारा परिवार की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आज के इस स्मरणीय आयोजन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमारे बहुत से साथी यहाँ उपस्थित थे, जिसमें ठीक है आवाज़ नहीं आ पाई, लेकिन डॉक्टर तीरथ सिंह खरबंदा जी पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, अनुराधा मौर्य जी, आरती शर्मा जी, आलोक पांडे जी, कैलाश प्रधान जी, डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी, श्री जयप्रकाश पांडे जी, ललिता जोशी जी, पॉली भौमिक जी, प्रभात गोस्वामी जी, रेणु देवपुरा जी, विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, विवेकानंद यादव जी, डॉक्टर ब्रजेश त्रिपाठी जी, सौरभ जी, और आज के इस आयोजन के सफल सार्थक संचालन के लिए आदरणीय अग्रज श्री रमेश सैनी जी, आप सबका मैं हार्दिक आभारी हूं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे इस संकल्प को बल देते हुए आप सबकी भविष्य में भी काफ़ी सहयोग परक भूमिका हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबके प्रति पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी का जो तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों में सहयोग कर रहे थे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और औपचारिक रूप से आज की गोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।